देखो सभी को गुड मॉर्निंग। चैप्टर का नाम पढ़ो, नाम क्या है? इस चैप्टर की खास बातें बताता हूँ। पहली चीज़, ये चैप्टर कहाँ का है पहले ये बताओ। जीएसटी का है, ये तो बात सही है ना। लेकिन ये सीए फाइनल का चैप्टर है जो फाइनल में आ चुका है पहले, और अभी तक फाइनल में ही आता था। अब उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि जीएसटी के अंदर किन चीज़ों का और किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए ताकि आर्टिकलशिप के दौरान उन्हें फ़ायदा रहे। आगे बात समझे, इस तरीके से उन्होंने 3 चैप्टर ऐड किए हैं आपके। कौन कौन से? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, टीडीएस टीसीएस और प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसमें से पहला जो है ये आपके सबसे पहली बार आएगा कौन से अटेम्प्ट में? मई 2024 अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम आएगा। ये फर्स्ट टाइम आएगा तो इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन आने वाला है वो सिंपल आने वाला है या मुश्किल आने वाला है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, 2, 3, 4 कितने भी नंबर का आ सकता है। क्या ये बात समझ में आई? ये इस चैप्टर की पहली खास बात थी कि ये सीए फाइनल में आता था अभी तक। दूसरी खास बात इसकी है कि ये 1 दिन का चैप्टर है इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। अभी तक सीए फाइनल में भी जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसका क्या आंसर पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन आज ही कराऊंगा। स्टडी मेट में टोटल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन है हमारे और खत्म हो जाएगा। 1 दिन की मेहनत में हमारे 3 से 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। तीसरी बात, जब आप इसे रिवाइज करने बैठोगे एग्जाम के समय पे तो ये आपके 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये 3 खास बातें हैं इस पूरे चैप्टर की। समझ में आती है बात? पक्की? ठीक। अब नेक्स्ट पढ़िए। नाम क्या है पहले चैप्टर का? नाम पढ़िए, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। देखो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन निकाले। क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ आए हैं। सीए फाइनल में मई 2022 में कितने नंबर का आया? 2 नंबर। अभी तो सीए फाइनल में था 2 नंबर का, हो सकता है इंटरमीडिएट में ज़्यादा मार्क्स का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब कहाँ आया? सीए फाइनल में मई 18 ओल्ड सिलेबस में आया था। उसके बाद कहाँ आया? उसके बाद सीए फाइनल दिसंबर 2021 में आया था। हम क्रॉस चेक भी करेंगे, आ जाएगा। हम क्रॉस चेक भी करेंगे कि सच में उसके क्वेश्चन पेपर में आया भी था या नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर सीए फाइनल में कब आया था? मई 2019 में। तो ये सीए फाइनल के क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं। ये सीए फाइनल में कब आया था? जनवरी 2021। समझ में आती है बात? तो सीए फाइनल में तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो क्या ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो पास करा देते हैं? आंसर इसी है। समझ में आती है बात? अब ये हमारे सिलेबस में है, इसको हम पढ़ रहे हैं। और कहाँ से पढ़ेंगे बताओ? स्टडी मैट से, बिल्कुल आसान तरीके से। 28 पेज का पूरा चैप्टर है जिसके अंदर सब कुछ है। और यहाँ पर 15 पेज के बाद इन्होंने क्या लिख दिया? हाँ नहीं रहा क्या? क्या अभी आ जाएगा? ये आ रहा है क्या? चल रहा है। 15 पेज के बाद क्या लिखा गया यहाँ पर? लेटेस्ट रेप्लिकेट। जो क्वेश्चन दिखाए थे उसके ईयर दिख रहे थे साथ के साथ, वो तो आगे पीछे नहीं हुए थे। नहीं, ये लेटेस्ट रेप्लिकेट है। उन्होंने कहा अब अगले आधे घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा ध्यान से पढ़ना है आपको। कौन सा सीक्वेंस, कौन सा रूल, कहाँ बता रहा हूँ मैं। आती है बात समझ? ठीक। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 35। तो आपको इस पूरे चैप्टर में एक ही सेक्शन याद रखना है। वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 35। सवाल पहला आया, पहला सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। हम पढ़ क्या रहे हैं? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या होगा कि किसको अकाउंट्स एंड क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? तो क्वेश्चन आएगा सीधा डायरेक्ट, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ हिज अकाउंट्स एंड एट विच प्लेस। कौन से प्लेस पे करना है? ठीक है। तो जो जो चीज़ें मुझे समझानी, इसी के अंदर जूम करके बनाओ या अलग पीडीएफ बनाओ? जल्दी से बताओ। अलग पीडीएफ। बहुत बढ़िया। फालतू काम ही बताओ। कैसा भी मान सकते हैं। मैं तो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपके, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बात खत्म। अभी आप समझिए। ठीक है। पहला पॉइंट मैंने, सवाल क्या था पहले वाला ये बताइए। हु इज रिक्वायर्ड एंड वेयर, कहाँ पर रखने हैं। 2 क्वेश्चन है, समझ में आया? तो अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन ये कहता है कि कौन किसको रिक्वायरमेंट है? हम कहेंगे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपने पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं। अपने पास का मतलब क्या होता है बताइए? POB पढ़ा था हमने, क्या होता है? तो अपने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा वो कौन से प्लेस पे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और फिर दूसरे पॉइंट में ये कहेंगे, अच्छा अगर आपके एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसे क्या बोलते हैं? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो मान लीजिए आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने कहा 3 और हैं, तो इनके भी रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए। तो आप बताइए इनके रिकॉर्ड कौन रखेगा और कहाँ रखे जाएंगे?
इनके भी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड पर्सन रखेगा। कहां पर? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही इनके रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। क्या ये बात समझ में? और इनके रिकॉर्ड्स और कहां रखे जाएंगे? जहां ये हैं। इसका मतलब जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां है उसके रिकॉर्ड वहां पर भी रखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस ये है, दिस इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मैंने कहा दूसरा हमारा जनता फ्लैट में है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इसके रिकॉर्ड कहां पर रखे जाएंगे? यहां पर। वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके रिकॉर्ड कहां पर रखे जाएंगे? यहां पर और वहां पर भी। क्या ये पूरी लाइन समझ में आई? अब शायद आप इंग्लिश समझ पाए कि उसने क्या लिखा हुआ है। पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एवरी रजिस्टर। क्या मुझे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके दिए हुए हैं। इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट एट। सबसे पहले कहां पर रखेगा वो? सबसे पहले कहां रखेगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। किस किस के रखेगा? अपने भी और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के भी, और जहां जहां पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां वहां पर उसके रखेगा। इसको भी लैंग्वेज में लिख के दिखाया गया है। नहीं दिखाया गया? नहीं दिखाया गया तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में दिखाता हूं। 5 शोरूम नहीं लिखा ना भाई। लैंग्वेज में आते हैं वापस। देखिए सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 35। मैं नोट्स में जाके तुरंत साइड में सेक्शन लिख रहा हूँ कि सेक्शन कौन सा है हमारा? सेक्शन नंबर 35। क्या कहता है सेक्शन? देखिए कौन है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कीप एंड मेंटेन एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस व्हाट एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, याद है आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हम दिखा देते हैं उसको। अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ व्हाट, क्या क्या चीजें दिखानी पड़ेंगी वो सब छोड़ देते हैं। आगे आते हैं। आगे और क्या दिखाना पड़ेगा? प्रोवाइडेड दैट, ये वाली लाइन पढ़िए, वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा? द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेसेस ऑफ बिजनेस। Each place of business shall be kept at such place of business. आगे provided further that registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, in such manner as may be prescribed। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा सबसे पहले हु का आंसर हमने क्या लिखा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। वेयर का हमने आंसर क्या लिखा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जहां पर एक से ज्यादा आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहां पर भी रखने पड़ेंगे। यहां तक बातें खत्म हो गई हैं? पक्का? ठीक, वापस आते हैं। दूसरा आया सवाल, हु में आपने एक ही चीज लिखी है, क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिसमें आप बताना कि क्या इनको भी रखने जरूरी थे या नहीं थे। देखिए मेरा एक वेयर हाउस है, मान लीजिए मैं वेयर हाउस का ओनर हूं या ऑपरेटर हूं, मैं उस वेयर हाउस को चलाता हूं। वेयर हाउस में मेरे खुद के गुड्स होंगे या फिर किसी और के गुड्स होंगे। मेरा तो बिजनेस वेयर हाउसिंग करने का है, लोगों के गुड्स का। यही बात समझ में? तो उसमें मेरे गुड्स होंगे या दूसरे लोगों के गुड्स होंगे? दूसरे लोग। अब जो बाकी के लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो अपने गुड्स इस वेयर हाउस में रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इनके डिटेल्स दिखा ना रखी हो। मतलब ये किसके गुड्स हैं, उन्होंने कहा इस ऐसा करते हैं, गुड्स मंगाएंगे, उस पर टैक्स पे नहीं करेंगे और सीधा गोडाउन में भिजवा देंगे। कोई ऑडिट हमारे यहाँ करने आएगा तो हमारे यहाँ गुड्स मिलेंगे ही नहीं, ना उनके अकाउंट्स रखे ना उसे गुड्स मिलेगा। क्या इस तरीके से गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जा सकता है क्या? यस। समझ में आया? अब मैंने कहा तो वेयर हाउस वाले के यहाँ छापा मार लेंगे, तो उन्होंने कहा वेयर हाउस वाला तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसके यहाँ जीएसटी वालों को क्या लेना देना? वेयर हाउस वाले का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो क्या उसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? नहीं। तो ये गुड्स खरीदेंगे, उस पर टैक्स पे नहीं करेंगे और वेयर हाउस के यहाँ रख देंगे, तो ना अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना गुड्स इनके पास दिखेंगे, तो क्या ये कभी पकड़े जाएंगे? नहीं। वेयर हाउस वाले के पास जीएसटी वाले क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उसे अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। इसीलिए उन्होंने इस चीज को पकड़ने के लिए क्या बोला कि वेयर हाउस वालों को कंपलसरी कर दिया है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे बिना रजिस्ट्रेशन कराए। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया? देखो याद करना एक अलग चीज होती है, समझना एक अलग चीज होती है। क्या समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? क्यों लेके आया गया वेयर हाउस वालों को, ये समझ में आया? तो उन्होंने कहा वेयर हाउस वालों तुम्हें भी बिना रजिस्ट्रेशन कराए डिटेल्स रखनी पड़ेंगी अपने पास। अब बताओ क्या क्या डिटेल्स रखनी पड़ेंगी, आप बताओ। एक वेयर हाउस वाला है, क्या क्या डिटेल्स रखेगा? पहला, किसकी गुड्स है? पहला क्या रखेगा? किसकी गुड्स, कितने गुड्स हैं, क्वांटिटी, वैल्यू, क्या ये सारी चीजें रखेंगे। ये तो बेसिक सी चीजें कि क्या डिटेल्स रखनी है।
किसको रखनी है और क्यों रखनी है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला जो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसका कंसेप्ट शायद समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कौन सा है कि ऐसे व्यक्ति जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अब आते हैं कौन कौन सी बातें कौन कौन से सेक्शन और सबसेक्शन में लिखी गई है। तो पहला जो सबसेक्शन है वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 है, जो ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को रखना है। कहाँ रखना है ये भी यही सेक्शन कहता है। दूसरे में आते हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 2। अब पढ़िए एवरी, क्या लिखा हुआ है? नहीं अभी आने दो। एवरी कौन है? ओनर। ओनर के साथ ऑपरेटर, किस चीज का? वेयर हाउस का या फिर गोडाउन का या फिर एनी अदर प्लेस जिसको किस लिए यूज किया जा रहा है? यूज टू स्टोरेज ऑफ गुड्स। एंड छोड़ दीजिए, और किसकी बात कर रहे हैं इसे मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी मैंने इसको नहीं पढ़ा है। क्या लिखा गया है? इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट। लैंग्वेज समझ में आ रही कैसे लिखी गई है? शेल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ किस किस का? अब देखो, कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रेलेवेंट डिटेल ऑफ गुड्स एज सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। आगे जाकर रूल पढ़ेंगे 56 वगैरह, उसमें बताया गया क्या क्या रखना है। क्या मोटी मोटी डिटेल्स आपको पता चल गई हैं? पक्का। अब सुनो जरा ध्यान से, इस चैप्टर के सेक्शंस वगैरह नहीं पढ़ाए जाते इंटरमीडिएट लेवल पे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्शन सब, ये चैप्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है अगर बच्चा चैप्टर सेक्शन वाइज ना चले तो। अब देखना मैंने कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ बताई हैं। पहले मैंने लिखा सेक्शन 35, ऐसे हम बनाते हैं हर एक चैप्टर के लिए, तो मैंने लिखा सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कौन सी वाली लाइन कहता है? हु इज रिक्वायर्ड, हु इज रिक्वायर्ड। दूसरा एंड वेयर। वेयर का आंसर मैंने दे दिया है। हु वाले में कौन सी वाली बात लिखी गई है बताइए? सभी की, बस रजिस्टर्ड पर्संस की बात की गई है। लेकिन जब आप सेक्शन 35 सबसेक्शन क्या पढ़ोगे 2, तो उसमें क्या लिखा गया है बताइए? कौन से वाले? हु का आंसर लिखा है, लेकिन किसका? अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जिसको कंपल्सरीली बोला गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? कंपल्सरी किस किस लोगों को बोला गया है? 2 लोग मैंने आपको दिखाए थे, अभी एक कटवा दिया था। क्या ये बात समझ में आई? एक कौन सा था? वेयर हाउस वाला। तो एक तो हमें समझ में आ गया कि भाई साहब चाहे ओनर हो या ऑपरेटर हो, किसका? वेयर हाउस। बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। और एक जीटीए समझते हो आप? जीटी क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ऐसी ट्रांसपोर्टर है मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदे, किसने गुड्स खरीदे? मैंने, और मैं अपने गुड्स अपने यहाँ ना मंगा के डायरेक्ट थर्ड पार्टी को सेल करा रहा हूँ, लेकिन अपने अकाउंट्स में सेल नहीं दिखा रहा, क्योंकि ना मेरे यहाँ स्टॉक या फिनिश गुड्स की मूवमेंट हुई, ना मैंने उसे डॉक्यूमेंट्स में दिखाया, और सीधा बाहर के बाहर ही सेल कर दी। क्या ऐसे जीएसटी वाले बेवकूफ बन सकते हैं? यस। तो आपके गुड्स कहीं से उठेंगे और कहीं तो जाएंगे, तो हम उस गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले को पकड़ लेंगे। मैंने कहा आप दिखाओ भाई किसके गुड्स है। क्या ये बात समझ में? तो जो मूवमेंट करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, पागल कैसे बनाएंगे ये समझना। मैंने कहा मेरा एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो है 12 लाख रुपए। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? नहीं। लेकिन मैंने कहा अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, मैंने कहा 22 लाख रुपए है, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? यस। मैंने कहा मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब मैं इस साल, ये तो पिछले साल था मान लीजिए, मैंने कहा अब मैं इस साल टर्नओवर देख रहा हूँ कितना जाएगा, तो मेरा ऑलरेडी इस साल टर्नओवर हो चुका है 25 लाख रुपए का, तो मैं कितने पे जीएसटी पे करूंगा? 25 लाख पे। मैंने कहा मेरा टर्नओवर और आगे जा रहा है 65 लाख रुपए से, 65 लाख की सेल आ रही है मेरे पास, 65 लाख पर 18% जीएसटी, बताना जरा कितना जाएगा? 11.7 लाख का जीएसटी जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो गुड्स मेरे कहीं से बन के आ रहे हैं, मैंने कहा एक काम करो, मेरे पास लाओगे तो मुझे अकाउंट्स में एंट्री दिखानी पड़ेगी, फिर मैं यहां से कहीं बाहर भेजूंगा तो मुझे अकाउंट्स में एंट्री दिखानी पड़ेगी, और मुझे सेल दिखानी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता 11.7 लाख रुपए गवर्नमेंट की जेब में जाए। तो क्या करो, सीधा सीधा मूवमेंट आप आउटवर्ड कर लो, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट मूवमेंट कर लो। क्या इससे गवर्नमेंट का बेवकूफ बनाया जा सकता है? यस। ये तो था आउटवर्ड सप्लाई के लिए। क्या इनवर्ड सप्लाई के लिए भी बेवकूफ बनाया जा सकता है? यस। कैसे? देखिए, मैंने कहा मान लीजिए मैं यहाँ पर इनवर्ड सामान मंगाऊंगा तो उसमें टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? परचेज करता हूँ तो मैं, अगर मैं गुड्स मंगाऊंगा तो उसमें किसको टैक्स पे करना पड़ेगा? मुझे। मैंने कहा क्यों टैक्स पे करूँ मैं? आईटीसी वगैरह तो बात की बात है, मैं क्यों टैक्स पे करूँ? तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, इस इनवर्ड को भी कैसे मंगा लेता हूँ? डायरेक्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से वेयर हाउस में भिजवा दूंगा। क्या ये बात समझ में? तो उन्होंने 2 लोगों को पकड़ लिया, किस किस को? ट्रांसपोर्टर को, और किसको पकड़ लिया? वेयर हाउस को। चाहे उनका टर्नओवर ज्यादा है या कम है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसकी एक बार डिटेल पढ़िएगा। सेक्शन समझ में आया? सेक्शन कौन सा था? 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 35 सबसेक्शन 2। ये हमने 2 चीजों के जवाब पढ़े। पहला कौन सा था? हु कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है या नॉर्मली रिक्वायर्ड है? नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन।
ठीक है, और वेयर हमने ये इसका आंसर देख लिया। दूसरा कंपलसरी बेसिस पे हमने दो लोगों को रखा, एक तो वेयर हाउस वाला और दूसरा कौन सा है, ट्रांसपोर्टर। क्या ये बात समझ में आती है? अब नेक्स्ट चीज का जवाब देंगे कि बताओ क्या क्या डिटेल रखनी है, ये तो बताओ। अब हम आ गए सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 प्लस ट्रांसपोर्टर वगैरह सारी चीजें कि इनको क्या डिटेल रखनी है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1। हु हो गया, वेयर हो गया, अब इसका मतलब व्हाट का मतलब क्या डिटेल्स रखेंगे। कौन से सेक्शन में लिखा गया क्या डिटेल्स रखेंगे, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में ही लिखा गया है कि क्या डिटेल्स रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या डिटेल रखेंगे। बताना मुझे क्या कोई नई सी चीज़ आएगी या सब पता है। देखिए, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हो तो उसकी डिटेल रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आगे दूसरा, आपने कोई इनवर्ड की है तो उसकी डिटेल बताएंगे, या फिर आउटवर्ड की है किस चीज़ की, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, उसकी डिटेल रखेंगे, आप अपने रिकॉर्ड रखेंगे। दूसरा, उसकी रिकॉर्ड रखेंगे। क्या, इनपुट अवेल मतलब जो इस साल हमने आपने अवेल किया है, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और इसके लिए उन्होंने रूल बनाया, रूल 56। रूल 56 बाद में पढ़ेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 बताइए क्या होता है, या फिर पूछ लेगा हु इज रिक्वायर्ड एंड वेयर एंड व्हाट इज द डिटेल, व्हाट आर द डिटेल्स। यही बात समझे? अब मुझे आप आंसर बताएंगे क्या होगा, बताइए। सबसे पहले सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर, एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और अगर मोर देन 1 एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं तो कहाँ पर रखेंगे, तो एट सच ईच, और अपने पास तो रखना ही है। क्या ये बात समझ में आती है? अब किस चीज़ की डिटेल रखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ITC अवेल्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, स्टॉक ऑफ गुड्स, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, और एनी अदर डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 का आंसर खत्म हो गया। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है। उसके बाद सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 35 सब सेक्शन 4। आपको एक सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, बताओ कौन सा? 5। मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि क्यों यहाँ से हटाया गया इसको। क्या मैं जिस पेज पे हूँ आपको वही दिखाई दे रहा है? सेक्शन 35 सब सेक्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? सेक्शन 35 सब सेक्शन 4, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? सेक्शन 35 सब सेक्शन 6, जो कि पहले उससे है कौन सा? 5, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्यों नहीं है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले आते हैं सेक्शन 35 सब सेक्शन 3, जो आपके काम की चीज़ नहीं है, बस एक रीडिंग करनी है। देखिए क्या कहता है। द कमिश्नर may notify a class of taxable person to maintain क्या, additional accounts और documents for such purpose as may be specified there। इसका मतलब हमने कमिश्नर को एक पावर दे दी है कि जो जो इस चैप्टर में आपको अकाउंट्स बताए गए हैं आपको वो तो मेंटेन करने ही करने हैं। अगर उसे लगा कि आपको और एडिशनल अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं जिनकी यहाँ पर बातें नहीं की गई, तो वो आपको ऑर्डर से कर सकता है। तो जो सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 है वो है बढ़ाने के लिए, और सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 है घटाने के लिए। पढ़िए जरा। is not in a position to keep and maintain account in accordance with the provision of this section। इसका मतलब उसे ज्यादा लग रहे होंगे तो क्या होगा? he may for reason to be recorded in writing, क्योंकि ऊपर भी बताया गया था कि अगर पर्पस होगा तो स्पेसिफाई किया जाएगा। क्यों बोला जा रहा है आपसे? ठीक है, परमिट सच क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन अकाउंट्स इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इसका मतलब वो इसकी पोजीशन में नहीं है कि सारे अकाउंट्स का मेंटेन रख पा रहा है, तो आपको कम वाली बात बता दी जाएगी। ये एग्जाम में आने के चांसेस 0, लेकिन पता होना चाहिए कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में क्या था। बढ़ाने की बात है या घटाने की बात है? बढ़ाने की बात। किसके पास पावर है? कमिश्नर के पास पावर है। यहाँ तक जो बातें बता रहा हूँ समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 था, कहाँ तक बता दिया मैंने? 3 और 4 हो गया। सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 ये कहता था कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से क्रॉस हो जाता है तो सभी लोगों को ऑडिट कराना पड़ता था अपने अकाउंट्स का। क्या कराना पड़ता था? ऑडिट। जीएसटी में जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उनका ऑडिट 2021 तक की प्रोविजन था। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा ऑडिट किससे कराना है? उसने कहा सीए से करा लो या सीएमए से करा लो। आज की डेट में जो सीएमए कोर्स भी है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू बढ़ाता जा रहा है। सीएस तो एक कंपलसरी हो ही गया, एक कंपनी में एक चाहिए, लेकिन जो सीएमए कोर्स है आज की डेट में मार्केट में बहुत वैल्यू, क्योंकि पहले बहुत जगह नहीं लिखा जाता था, अब हर जगह ऑप्शन आता है या तो सीए से करा लो या सीएमए से करा लो। आपको एक ऑडिट कराना था, वो कंपलसरी था।
तो इसका मतलब पैसे किसको मिलने थे, या तो सीए को या सीएमए को। अब इस प्रोविजन को विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021 हटा दिया गया था और उसके बाद से सीए फाइनल में क्या जीएसटी में ही नहीं। तो अचानक से कैसे सेक्शन लिखा गया 34 और उसके बाद 5 क्यों हटा दिया, क्या ये समझ में आया आपको? इसका मतलब अब जो जीएसटी के अंदर अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उनकी ऑडिट कराना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद भी ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत झोल है। क्या ये बात समझ में आती है? जो मैंने बताया वो समझ में आया? कौन से सेक्शन सब सेक्शन तक पहुंच गए हम? सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 तक पहुंच। चैप्टर खत्म करा दूंगा थोड़ी सी देर में, पूरा प्रोविजन समझा रहा हूँ लगा कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 35 सब सेक्शन 6, ठीक है। लैंग्वेज, रॉ लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, फाइनल का है इसलिए टाइम लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। पढ़िए। सब्जेक्ट टू द, क्या लिखा है? प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसका मतलब क्या है? कहानी को समझना जरा। मैं कौन सा बता रहा हूं आपको? एग्जाम्पल बता रहा हूं सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 का। हमने कहा जरा ध्यान से देखिए, एक रजिस्टर्ड व्यक्ति था, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लीजिए रामदयाल। रामदयाल एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है और अकाउंट्स को मेंटेन करता है अपने यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। उसके पास अलग अलग प्रकार के गुड्स हैं, उसने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए। मैंने डिफॉल्टर बताया हुआ है या अकाउंट्स मेंटेन किए हुए? बताइए। अकाउंट्स मेंटेन की हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर गुड्स हैं, गुड्स नंबर 1 2 3 4 सभी के अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जो भी गुड्स है। लेकिन नीचे कुछ गुड्स रखे हुए थे, उसकी कोई एंट्री ना कोई अकाउंट, कुछ नहीं मिल पाया, ना वो कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे पाया। इन वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड। जब उससे पूछा गया उसके पास कुछ जवाब नहीं। बताइए, अगर जवाब ना हो व्यक्ति के पास तो क्या लगता है आपको? देखो, अगर गुड्स जल गए थे, अगर गुड्स क्या हो गए थे? जल गए थे, तो जवाब होता। गुड्स चोरी हो गए थे, जवाब होता, हर चीज़ का जवाब होता। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारे पास गुड्स हैं और इसका कोई बिल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इनवर्ड स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने जो टैक्स पे किया कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है? अब आप बताओ मुझे, क्या इलाज करें? बताइए फटाफट से। गुड्स सीजर हम कर नहीं सकते, हम कस्टम डिपार्टमेंट वाले नहीं हैं। आप जीएसटी में एज अ गवर्नमेंट आपको बुरा किस बात का लगा, ये बताओ। बताओ भाई, जब गुड्स का रिकॉर्ड नहीं है तो आईटीसी कहाँ से अवेल करेगा? कैसी वैसी वाली बातें कर रहे हो? बताइए, जल्दी से बताओ। एज ए गवर्नमेंट आपको किस बात का बुरा लगा? आप ये कहोगे सर ये गुड्स तो अभी यहां है, कल को तुम बेच भी देते तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता क्या? नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट को किस चीज का बुरा लगा? तुमने गुड्स छुपाए या टैक्स नहीं मिलेगा? टैक्स ही नहीं मिलता भाई। क्या ये बात समझिए? बिल्कुल ऐसे जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो एक दिन सैंडविच लेके आया, डेली लंच तुम्हारे साथ खाता है, सब कुछ करता है, अचानक से कुछ अच्छी चीज लेके आया, बताया ही नहीं और तुमने बीच में पकड़ लिया लंच होने से पहले, तो तुम्हें बुरा किस बात का लगता है? वो घर से लाया, तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है? तुम्हें नहीं मिलेगा इस बात का बुरा लग रहा है? तुम्हें नहीं मिलेगा इस बात का बुरा लग रहा है। हाँ, बताया नहीं का मतलब क्या है? कि तुम्हें मिलेगा नहीं, इस बात का। बताने से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आते थोड़े अनाउंस थोड़ी करते कि आज हम, मतलब ये है कि जब इसका कंजम्पशन होता हम इसमें भागीदारी नहीं होते, बुरा इस बात का लगता है। तो गवर्नमेंट ने इलाज बनाया इसका कि हम इसको मान लेंगे कि तुमने इसे क्या किया है, सब लगा, और तुम्हारे ऊपर छोटे छोटे से प्रोविजन लगाएंगे, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, टैक्स तो लेंगे ही लेंगे साथ में। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो वो एडिशनल चीजें लेके आए, जैसे कोई सैंडविच या कोई अच्छी चीज खाने के लिए लाया, उसे छोड़ के सब खा जाते हैं कि अब तुझे एक टुकड़ा भी नहीं देंगे, तूने बताया कैसे नहीं। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब वो हमसे टैक्स भी मांगेंगे, वो हमसे इंटरेस्ट भी मांगेंगे, लेट फीस भी मांगेंगे और पेनल्टी भी मांगेंगे। और सेक्शन 73 और 74 जो कि फाइनल के सेक्शन है, ये एप्लीकेबल कर देंगे। मतलब ये रेवेन्यू मान लेंगे, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, और उसे रिकवरी प्रोसीजर में डाल देंगे। खाल उतार लेते हैं वो रिकवरी प्रोसीजर में। क्या ये बात समझ में आई? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना क्यों जरूरी है समझ में आया? मुझे ये समझ में नहीं आया था अभी तक, ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि आपको शुरू में इंटरमीडिएट उसमें जाते हैं, आर्टिकलशिप में क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना सिखाया नहीं गया, वो कहाँ पे सिखाया जाता है? फाइनल में। क्या बात? तब तक तो बच्चे के पास बहाना रहता था कि हमारे तो सिलेबस में था ही नहीं। अब अगर किसी को नहीं आता तो क्या कहेंगे? तो सुनेंगे फिर। आगे बात समझ में? तो ये है सेक्शन 35 व्हाट,
सबसेक्शन 6 कि अगर कोई अनअकाउंटेड गुड्स एंड सर्विसेज है, अनअकाउंटेड का मतलब समझ में आया, जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे तो क्या माना जाएगा। अब मैं आपको इसकी रॉ लैंग्वेज समझा रहा हूं, देखिए। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर का मतलब बता नहीं पा रहा है फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो कि इस सेक्शन के प्रोविजन में लिखा गया था सबसेक्शन 1 में कि आपको ऐसे करना है, तो क्या करेंगे देखिए। द प्रॉपर ऑफिसर मे है या शेल है? शेल एक बड़ा प्यारा वर्ड है, बताओ क्यों? उसमें प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में कुछ नहीं, उसे करना पड़ेगा। ये क्या ये बात समझ में आई? शेल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन द गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर, कि इस पे कितना टैक्स बनता था। क्या ये बात समझ में आई? आगे, एज इफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ हैड बीन सप्लाइड बाय सच पर्सन, तुमने बेच दिए हैं, बेच देते तो कितना टैक्स बनता। लैंग्वेज समझ आ रही है आपको? ठीक। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 74 चुन से सेक्शन है, एज द केस में भी शेल मतलब अप्लाई है, इसका मतलब एज इट इज अप्लाई कर देंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच टैक्स। क्या ये बात समझ में? सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? क्या ये समझ में आया सभी को? पक्का? ठीक। मैं अब लिख रहा हूं यहां पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 6। बताओ बात क्या कही जा रही है। मैंने आपको कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको टोटल मिला के 10 से 11 क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें से आपको पेपर में मिल जाएगा, तो वो एक अलग हिस्सा है। वो याद तभी होंगे जब आपको ये सेक्शन वाइज पूरी डिटेल नॉलेज होगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है? अनअकाउंटेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और उसका ट्रीटमेंट है ना। अनअकाउंटेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यहां तक बातें समझ में आई आपको? पक्का? 33 और 34 में मैंने कुछ नहीं लिखा, बताओ 35(3) में। 35(3) में क्या लिखूं? जब हम किसको पावर देते हैं? कमिश्नर को हमने पावर दी है क्या करने के लिए? कमिश्नर को हमने पावर दी है टू व्हाट? स्पेसिफाई क्या? एडिशनल अकाउंट्स टू बी मेंटेन, एडिशनल अकाउंट टू बी मेंटेन। यहां तक बात समझ में? दूसरा नेक्स्ट, कमिश्नर के पास फिर से पावर है किस चीज़ के बारे में? कमिश्नर की पावर टू स्पेसिफाई क्या? किस केस में? इन केस रजिस्टर्ड पर्सन नॉट इन अ पोजीशन, किस चीज़ के लिए? टू मेंटेन व्हाट? ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। तो उस केस में वो उसको रिड्यूस भी कर सकता है। हालांकि रिड्यूस वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, रिडक्शन अकाउंट्स कभी भी लिखा हुआ, बस ये कहता है एज वे प्रेस्क्राइब्ड वो मैनर बता सकता है। एंड सच रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, आपको रीजंस बताने पड़ेंगे रिटर्न में कि आपने क्यों ऐसा किया। आपने मतलब किसने? कमिश्नर ने। क्या ये बात समझ में आई? ये वाले जो अनअकाउंटेड गुड्स और सर्विसेज की वाली बात है, इसमें कमिश्नर आएगा या प्रॉपर ऑफिसर आएगा? तो इसमें आएगा प्रॉपर ऑफिसर, ये ध्यान रखना आप। चैप्टर छोटा है, इंटरमीडिएट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और मैं चाहता हूँ आप आधा नंबर भी ना गंवाएं इसमें किसी भी रीज़न की वजह से। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि उसे क्या करेगा? मान लेगा। यहीं पे लिख दो थोड़ा सा ताकि याद रहे आपको। अनअकाउंटेड गुड्स और सर्विसेज को क्या मान लेगा बताइए? वो डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा क्या चीज़? टैक्स ऑन सच। सच का मतलब उन्हीं, किस चीज़ पे? गुड्स और सर्विसेज पे या फिर बोथ पे। एज इफ कैसे? दे हैव बीन सप्लाइड, ऐसा मान लिया जाएगा कि उनको सप्लाई कर दिया गया है। और कौन कौन से सेक्शंस लगा दिए जाएंगे? सेक्शन 73 और सेक्शन 74 एज द केस में भी। मेरे हिसाब से यहाँ तक के सेक्शंस आपको समझ में आ गए हैं। अब मुझे बताइए सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 में कौन कौन सी बातें कहेंगे? हु इज मतलब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वाली बात, जगह वाली बात, प्रिंसिपल प्लेस, और जो कि
हु में ओरिजिनल नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी किया जाएगा, वो भी सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में ही बताएगा। क्या मैं सही कह रहा? नहीं, वो किस में बताएगा? सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में। लेकिन किन चीज़ों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं व्हाट, वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में बताएगा। क्या ये वाली बात समझ में आती है? पक्का? ठीक। फिर उन्होंने यहाँ से एनालिसिस वगैरह शुरू कर दिया। अब मैं आपको ले जा सकता हूँ, बताइए कहाँ? लेटर से नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। अब मैं डिटेलिंग में ले जा सकता हूँ कि क्या बात है। तो क्या ये वाली बात आपने पढ़ ली है? हटा दूँ इसको, लैंग्वेज समझ में आ गई कैसे लिखनी है? ठीक। अब आते हैं यहाँ पर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। तो किस किस चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए? क्या ये पढ़ लिया है आपने? प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पढ़ लिया है? आ रहा है क्या? बता दिया करो, मैं कम से कम 1 सेकंड रुक तो जाऊँ। हाथ नहीं किया था? जैसे इधर मैं बताता रहता हूँ ना और उधर नहीं आता तो मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ तो देख नहीं रहे, फिर मुझे देखना पड़ता है अच्छा क्या आ रहा है, बता दो कि सर अभी आया नहीं है ना? क्या क्या है? मैं बीच में पीटूंगा, आपको अच्छा लगेगा? इससे अच्छा आप बीच में रोक दो, है ना? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पहला समझ में आया। और किसकी डिटेल्स बतानी पड़ेगी? इनवर्ड एंड आउट। इनवर्ड और आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब क्या आ रहा है और क्या जा रहा है ये भी बताना पड़ेगा आपको। स्टॉक ऑफ गुड्स बताने पड़ेंगे। आईटीसी अवेल जो है वो पता, और जब आईटीसी अवेल किया होगा तो पूरी एंट्री पास की होगी आपने। आउटपुट कितना बनता है, आईटीसी कितना अवेल किया वो हमने बता दिया, और नेट जीएसटी पेड जो आपने किया होगा, या पेबल। पेबल एंड पेड का मतलब क्या है? जितना अभी तक पे कर दिया और कितना बाकी है। क्या ये बात समझ में आती है? रिकॉर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड 2 मार्क्स के लिए, कि बताइए कौन से अकाउंट्स और डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड है, तो आप ये सारी बातें लिखेंगे और उसके बाद रिकॉर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। आगे सभी चीजों के लिए रूल्स बनाए गए। तो इसका कोई शॉर्ट कोड बना लेते हैं हम, ताकि आगे वाली चीजों में कंफ्यूज ना हो। तो कुछ शॉर्ट कोड बनाते, बताइए किस चीज के बारे में? या तो पी और एम यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए। कभी बताया मैंने आपको ये न्यूमेरिक्स वगैरह बनाने की जरूरत है? नहीं, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी। तो पहला हमने बनाया क्या? पी या एम। दूसरा आई और डब्ल्यू। आई डब्ल्यू का मतलब इनवर्ड आउटवर्ड। उसके बाद एस, एस का मतलब स्टॉक। उसके बाद आईटीसी से क्या आया? आई। और उसके बाद टैक्स। बस, अब इसका कुछ बना सकते हो तो बना लो। अब बनाए भी किसके लिए? पीएम। केजरीवाल के समर्थक तो नहीं हो तुम? और कोई बच्चा बताओ दिमाग बढ़ा के। सही बताया आपने, बढ़िया बनाया, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते। चल भी नहीं, बताओ तो। कोई वर्ड भी तो होना चाहिए। कुछ नहीं बचेगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो, सुनो 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 सुनो, अरे रुको। सबसे पहली चीज, क्या बनाया तुमने? क्या बनाया? जो बनाया वो बताओ। क्या बनाया? तो पहली चीज क्या बनाया आप ये बताएंगे। समझ में आया? उस बनाने के लिए आपको कितनी चीजें लानी पड़ी और कितनी चीजें ले जानी पड़ी, यानी कि क्या होगा वो? लानी और ले जाने। जब आप कुछ लाए और ले जा गए होगे तो उसके बाद कुछ बच भी जाएगा आपके पास, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टॉक। बच गया जो। क्या ये बात समझ में आई? कितना बच गया ये भी बताएंगे हम। अब आते हैं सिर्फ टैक्स की बात पे। जब बच गया होगा तो जो चला गया उसके ऊपर आपने क्या लिया होगा? एक तो आईटीसी तुमने लिया होगा, इसे तो मैं बदल नहीं सकता। फिर उसके बाद आप मुझे बताएंगे जो आपने आईटीसी अवेल्ड, क्या है ये? आईटीसी अवेल्ड। जब हम आईटीसी अवेल्ड की एंट्री करते हैं तो उसमें एक इक्वेशन बनती है। क्या बनती है? कि आपका आउटवर्ड पे कितना पे किया है या कितना बनता था टोटल आउटवर्ड, और उसमें से आपने कितना पे किया है, मतलब पेड है, और क्या है? पेएबल। टोटल कितनी बातें बतानी थी? हमने कितनी बना दी? 1 2 3 4 और 5।
छठा कौन सा था हमारा? अब मुझे बताओ निमोनिक से आप बताओ बस किस 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 डिटेल्स हमें बतानी पड़ेगी। पहली चीज़ क्या बना? बना का मतलब प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। उसे बनाने के लिए क्या लाए और क्या ले गए? इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई और गुड्स एंड सर्विसेज और जो भी अपने किया है। उसके बाद जब आए और जब गए तो क्या बचा होगा, उसके लिए क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ गुड्स। अब हमने गुड्स की सारी ट्रीटमेंट कर दी है, अब आते हैं टैक्स पे। टैक्स का मतलब आईटीसी अवेल्ड, दूसरा आउटवर्ड लायबिलिटी कितनी थी, उसमें से पेड कितना है और पेबल कितना है, और अगला क्या है? एज में बी प्रिस्क्राइब। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा पक्का, इसे रटने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, हिंदी मैं बताता हूं आपको, जीवन में अगर हम इसका इस्तेमाल करें, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि हमने मतलब जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो हिंदी में ही हुई है, तो हमें जो चीजें रिटेन रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल हिंदी मीडियम में ले लो, इसका स्टडी मेट भी आता है, नहीं, लेकिन जहां आपको दिक्कतें आ रही हैं जीवन में वहां आपको हिंदी ही बचाएगी, चाहे कितना टफ से टफ प्रोविजन क्यों ना हो। ये मेरा मानना है। हालांकि कुछ लोगों का मानना निमोनिक्स से भी होता है कि निमोनिक्स है, लेकिन मेरा जो उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था वो ये था कि निमोनिक्स इतने सारे थे कि कौन सा किसमें था मैं ये भूल गया था। निमोनिक्स तो याद थे मुझे कि ये निमोनिक्स का ये मतलब है, लेकिन कौन सा किसमें लिखना था ये भूल गया मैं। और कुछ दिक्कतें क्या हुई कि उनके जो अंदर के कीवर्ड, जैसे पहला वर्ड आई है तो मैंने बना लिया था मौसी जी, मौसा जी सब बना लिया था, लेकिन मौसी जी कहाँ फिट होंगी, मौसा जी कहाँ फिट होंगे ये भूल गया मैं। कि एम का मतलब मौसी जी तो था, एम का मतलब क्या था किस जगह ये भूल गया। तो मुझे फिर सबसे घटिया कंसेप्ट लगा, मैंने कहा अब जो निवारण होगा वो हिंदी से होगा। हाँ, निवारण नहीं समझ में आया? आ गया ना बस। अब आया कि हमारे रूल्स कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, रूल नंबर 56, 57 बताते हैं। आपको रूल नंबर कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है। क्या ये बात है? स्पेसिफाइड रूल, जो भी रूल स्पेसिफाइड है इसको लेके वो क्या कहते हैं, देखो आपको ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट, ऑडिट वाले बच्चे समझ रहे होंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द, ऐसे कुछ करके है ना। चलो मैं 11 12 छोड़ के ना ऑडिट पढ़ाऊंगा। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, इधर 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 मुझे बताना जरा कि रूल्स में कुछ अलग से चीज बता दी या सही बताइए, देखना जरा ध्यान से। इधर से चल रहा हूं मैं, पहले आपको गुड्स बताने हैं और सर्विस बताने हैं, जो आपने क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं और एक्सपोर्ट किए हैं। ये ऊपर तो नहीं थे इनवर्ड आउटवर्ड में, इसका मतलब उन्होंने इंट्रा और इंटर की बात की होंगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात नहीं की। तो जो बच गया था उसे इधर ले आओ, पहली एंट्री। समझ में आया नहीं आया? सेपरेट अकाउंट बनाना है आपको, किसका? एडवांस। अब एडवांस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। हम कुछ एडवांस रिसीव भी करते हैं, हम कुछ एडवांस पे भी करते हैं, और कुछ की एडजस्टमेंट भी करते हैं। एडजस्टमेंट समझ में आता है आपको? मुझे मिला, मैंने दिया, उसमें से मैंने नेट ऑफ कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी। एक तो बाहर से कौन से गुड्स आए हैं और हमने बाहर कौन से गुड्स भेजे हैं। दूसरा, हमारे पास कितने एडवांसेस आए हैं, हमने कितने एडवांसेस दिए हैं और उसमें एडजस्टमेंट कितनी की है। क्या ये बात समझ में आती है? उसके बाद इधर आ जाइए, रिवर्स चार्ज, शायद आप आसानी से समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं एक रजिस्टर्ड सप्लायर हूं, लेकिन कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि जो सामने वाला सप्लायर है वो गधा है, इसलिए रिवर्स चार्ज लग जाता है मेरे ऊपर। तो उस रिवर्स चार्ज के केस में मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा? देखो कितनी छोटी सी बात है। रिवर्स चार्ज सप्लाइज अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब जो पेमेंट की है आपने। अब उसमें मुझे बताना पड़ेगा, बताओ किसका नेम और एड्रेस? अपना नेम और एड्रेस सप्लायर का, जिसकी वजह से मेरे ऊपर क्या लग रहा है, रिवर्स चार्ज। तो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या ये बात समझ? तो रिसिपेंट कौन? रिसिपेंट तो मैं ही, तो मेरा तो नाम आएगा ही। क्या ये बात समझ में? मैं एज अ रिसिपेंट ही तो टैक्स भर रहा हूँ। ये हो गई हमारी कौन सी वाली? रूल्स खत्म हो गए। अब आपको एक साथ सारी चीजें बतानी है, बताइए। सबसे पहले क्या बताएंगे? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। दूसरा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। तीसरा, स्टॉक ऑफ गुड्स, आईटीसी अवेल्ड, आउटवर्ड टैक्स पेड और पेएबल, और एज में भी प्रिस्क्राइब किए। तो सबसे पहले क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा, एडवांसेस सेपरेट एडवांसेस के लिए बनाएंगे। इसमें तीन चीजें हैं, कौन सी? रिसिप्ट, पेड और एडजस्टेड। क्या ये बात समझ में? उसके बाद इधर आ जाओ, किसमें? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे और उसके साथ साथ बताएंगे कौन उसका सप्लायर था, उसका नेम और एड्रेस और रिसिपेंट। बात खत्म। हाँ जी,
हाँ, क्या ये बात समझ में आती है? पक्का, ठीक है। क्या चीज़? हाँ बस, हाँ यही तो करेंगे हम। ये भी रहता है वैसे, नहीं गर्मी लगी रहती है तो कम से कम गर्मी में एक ही प्रॉब्लम है कि गर्मी लग रही है। अब जब एसी चलता रहता है तो उसमें दो प्रॉब्लम है। अभी तो फिर भी ठीक है, एक टाइम आएगा जब एसी भी करूँगा। कौन सा टाइम आ रहा है वो? हाँ स्कूल में आएगा ना ऐसा। मुझे लगता है हम एक सीए का एग्ज़ाम 50 बच्चों का तो होस्ट कर ही सकते हैं यहाँ पे। क्या लगता है आपको? सेंटर बना सकते हैं अच्छी कंडीशंस में, पानी वानी के साथ। क्या लगता है आपको? जैसे आपके स्कूलों में वो घटिया सी और वो डेस्क ऐसे जिसमें 5 साल का बच्चा बैठता है उसमें बिठा देते हैं, उनसे तो बढ़िया एनवायरनमेंट ही दे सकते हैं, है ना? सीसीटीवी लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कहते हो, बनवा दूँ क्या? और बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं उनसे कि मैं बस अपने बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझा दूँ बस, कुछ जरूरत नहीं है उनको, बस मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, हिंदी भी ना बताऊं, बस मैं पढ़ दूं बस, और कोई दिक्कत वाली बात है ना? बस तो मैंने एक बार पूछा था एक बच्चे से, तो ऑनलाइन वाले बच्चे ने एक बात बताई, मैंने कहा पढ़ के तो तुम भी हिंदी कर सकते हो। कह रहे नहीं सर, जो मेन बात होती है उसमें 33 बोलने लगते हो, अचानक से टोन हाई कर लेते हो, रुक जाते हो उस पर, तो उससे समझ में आता है हाँ 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 हम तेज पढ़ नहीं सकते एग्जाम में। क्या फालतू की बात नहीं थी, इससे फालतू की बात नहीं सुनी मैंने। चलो अब इस टॉपिक को बढ़िया, टॉपिक क्या कहता है देखने। इसका मतलब ऊपर जो सारी डिटेल्स थी वो सारे रजिस्टर्ड सप्लायर, चाहे तुम कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, सबके लिए कॉमन है। अब उनका स्पेसिफिक कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं आपको जो सिर्फ किसको मेंटेन करनी है, कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर को छोड़कर बाकी सबको। कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर को क्यों छोड़ दे? मान लीजिए मेरे यहाँ कोई गुड्स चोरी हो, तो कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम तो उसे दे ही नहीं रहे कोई आईटीसी। गुड्स चोरी हो गए, फायर में डिस्ट्रॉय हो, कुछ भी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर से मुझे नहीं चाहिए भाई। मैं जब मैं तुम्हें आईटीसी दे नहीं रहा, मैं तो ग्रॉस पे टैक्स ले रहा हूँ। क्या ये बात समझ में? तो कॉम्पोजिशन को छोड़ के बाकी सभी सप्लायर्स को या बाकी सभी रजिस्टर्ड पर्सन को ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। देखिए आपको कुछ गुड्स की डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी जो हम बता रहे हैं, और कुछ टैक्स की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेंगी जो हम बता रहे हैं। पहले गुड्स पे आ जाइए। गुड्स में क्या क्या करोगे तुम? गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, सप्लाई। ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, सप्लाई का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस था, कुछ हम लेके आए, कुछ हमने सप्लाई कर दिया, तो उससे क्या बच जाएगा? बैलेंस। पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी वहां। तो बस आपको क्या देना पड़ रहा था? स्टॉक, और इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज देनी पड़ रही थी। अब आपको रॉ मटेरियल की भी डिटेल देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है? आगे और क्या ये ऊपर लिखा हुआ था? नहीं। क्या स्टोलन लिखा हुआ था? नहीं। क्या डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ था? नहीं। क्या रिटर्न ऑफ लिखा हुआ था? नहीं। क्या गिफ्टेड लिखा हुआ था? नहीं। क्या इन सभी पर हम आउटवर्ड डिटेल्स निकालते थे? याद करो, इन सभी पर आउटवर्ड डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाई निकालते थे। हाँ, तुम ही तो दे रहे हो फ्री में, हमें क्या लेना देना इससे? याद है आपको ऐसी चीजें? पक्का, ठीक है। ये किसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है? ये कॉम्पोजिशन स्कीम को। क्यों? क्योंकि हम आईटीसी नहीं देते। क्या बिल्कुल सिंपल रूल है। अब आ जाओ टेक्स्ट पे। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का आउटवर्ड इनवर्ड, आगे बात समझ में? और वहां पर भी डिटेल है, यहाँ पर भी डिटेल है। यहाँ पर उन्होंने पूरी बात बताई है, जैसे इनवर्ड आएगा, परचेज करेंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा, तो पूरी कहानी बताई है। हालांकि फर्क कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा स्टॉक बताना है हमें, तो वहां पर भी इनवर्ड आउटवर्ड है, यहाँ पर भी इनवर्ड आउटवर्ड। लेकिन इनवर्ड आउटवर्ड के साथ साथ कुछ चीजें ऐड की हैं, जैसे कि गुड्स लॉस्ट वहां पर नहीं था। तो इसका मतलब अब मैं एक तरीके से अगर बोलूँ आपसे कि पूरी डिटेल का मतलब ये है कि मेरे पास ओपनिंग में कुछ गुड्स थे तो मैंने ओपनिंग लिखा, फिर मैं कुछ इनवर्ड परचेज लेके आया तो मैंने इनवर्ड लिखा, ये सब कुछ ऊपर था। और मैं जो आउटवर्ड कर रहा हूँ ये भी है। उसके बाद वो कहते हैं वहीं पर स्टॉक बच जाता है, यही तो बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपके पास कुछ क्या रहा होगा? स्टॉक क्या हुआ होगा? डिस्ट्रॉयड। उसके बाद क्या होगा? स्टॉलन। क्या ये बात समझ में आती है? तो उनका कंप्लीट डिटेल्स किसको चाहिए? सभी सप्लायर्स को, अदर देन भाई गुड्स आए हैं, कितने इस्तेमाल हुए और कितने बचे, ये तो सबको बताने हैं। लेकिन पूरी जो स्पेसिफिक डिटेल्स है वो सिर्फ किसको बतानी है? सबको। किसको छोड़ के? कॉम्पोजिशन स्कीम। जैसे कि गुड्स लॉस कितने हुए, स्टोलन कितने हुए, डिस्ट्रॉयड कितने हुए, रिटर्न ऑफ कितने हुए, गिफ्टेड कितने हुए, फ्री सैंपल कितने दिए, स्टॉक का बैलेंस कितना बचा। अब स्टॉक बैलेंस तो वहां पर भी, क्या ये बात समझ में? लेकिन क्या ये डिटेलिंग वहां पर है? आंसर इज नो। अब आ जाओ टैक्स में क्या बताना पड़ेगा हमें। टैक्स क्या लिखा हुआ है? पेबल। क्या वहां पर नहीं था टैक्स पेबल? हाँ, लेकिन आगे बढ़िए। कलेक्टेड एंड पेड, क्या वहां पर भी था? यस। कलेक्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है? जो आप आउटवर्ड पे कलेक्ट करते हैं, वो तो बताना ही पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्या है?
ITC। क्या ये सब ऊपर लिखा हुआ है, कुछ अलग है क्या? नहीं। अब अलग वाली बातें आएंगी, देखिए क्या। टुगेदर विद रजिस्टर्ड ऑफ टैक्स इनवॉइस आपको रखना पड़ेगा, क्रेडिट और डेबिट नोट्स रखने पड़ेंगे, डिलीवरी चालान रखना पड़ेगा, चाहे आपने बनाया हो या रिसीव किया। तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाली बात यहाँ पर आ गई। जैसे कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान, 4 बातें हैं जो आपको एडिशनली बतानी पड़ेंगी, जो कि किसको बताने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन्स की। तो ये गुड्स से रिलेटेड है तो इसलिए उन्होंने पूरी हेडिंग और पूरी बात बताई, और ये टैक्स से रिलेटेड है तो उन्होंने पूरी हेडिंग और पूरी बात बताई। क्या ये बात समझ में? अब मैं देखो MCQ बनाऊंगा मैं, क्या क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सभी रजिस्टर्ड पर्संस को बनाने की जरूरत है? यस, अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक। मैं एक बार ये देख लूँ कि आपके सिलेबस में क्या उन्होंने रूल लिखे हुए हैं। अगर रूल 56 लिखा हुआ है तो मैं भी लिख दूंगा, नहीं लिखा हुआ तो मैं भी नहीं लिखूंगा। किसकी आवाज़ आ रही है? नहीं, ये तो वैसे मतलब मेन में नहीं लिखा हुआ। मैं चाहता हूँ मेन में लिखा हो तो मैं बताऊँ। कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आया? आप मुझे पूरी कहानी समझाएंगे। हालांकि मेरा मन है मैं लिख दूँ रूल 56, बात खत्म, है ना? अब सुनिए, यहाँ तक सारी सीक्वेंस बताइए मुझे। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बता देंगे हम उसमें। उसके बाद क्या क्या है ये भी बता देंगे, प्लेस भी बता देंगे। फिर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में क्या है? वेयरहाउस और वाला और ट्रांसपोर्ट। वेयरहाउस का सिर्फ ओनर या ऑपरेटर भी? ऑपरेटर भी। और क्या उसके साथ में ट्रांसपोर्टर भी पिसेगा? यस, उन सभी को बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद सेक्शन 35 सबसेक्शन 3, कमिश्नर एडिशनल अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, वो स्पेसिफाई कर सकता है अलॉन्ग विद रीजन कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 35 सबसेक्शन 4, नॉट इन अ पोजीशन टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स, देन वो बता सकता है मैनर और प्रेस्क्राइब कर सकता है कौन से अकाउंट देने, एंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट 35 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? क्या कहता था? ऑडिट कराना पड़ेगा, चाहे CA से करा लो या CMA से करा लो, एक ही बात है। लेकिन अब वो हट गया इसलिए हमारे सिलेबस में नहीं है, पता होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? अनअकाउंटेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ अगर मिल जाती हैं किसको? प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो क्या कर लेगा? उसे सप्लाई मान के टैक्स कंप्यूट कर लिया जाएगा। सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजन, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, 73 और 74 के प्रोविजन, वो सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। उसके बाद हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी, क्या कि अगर आप कौन नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर नहीं है, तो सभी रजिस्टर्ड पर्सन इनको छोड़ के कुछ चीजें गुड्स से रिलेटेड और कुछ चीजें टैक्स से रिलेटेड। गुड्स से रिलेटेड एडिशनल चीजें बताओ बस। गुड्स, रिटर्न ऑफ लॉस, स्टॉलन, गिफ्ट, सैंपल्स, ये सब चीजें। टैक्स से रिलेटेड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस, ये सब बनाने पड़ेंगे। बाकी इनवर्ड आउटवर्ड की डिटेल्स और गुड्स रिसिप्ट और यूज आउटवर्ड सब लिखा हुआ है हमने ऊपर। यही बात समझ में? उसकी डिटेलिंग यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, अच्छा तुम एजेंट हो। कौन हो तुम? एजेंट। एजेंट का मतलब उसके ऊपर कौन होगा? प्रिंसिपल। किसके गुड्स बेच रहा होगा? प्रिंसिपल के। तो तुम्हें क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे? तो स्पेसिफिक ये जो चीजें हैं ये पर्सन वाइज हैं। कौन सी हैं? पर्सन वाइज, कि किन किन पर्सन्स को हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अलग से बता रहे हैं। जैसे आपने ऑडिट में पढ़ा होगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन गुड्स के केस में क्या होती है, BR की वाउचिंग कैसे करते हैं, सब पता होगा। पढ़ा था, याद है मुझे। अभी आया ही नहीं है, पेपर तो आ गए, लेकिन पेपर तो आएगा। 25 दिन में पैसा डबल है ना? 21 दिन में होगा ना। हाँ, मैं ये देख रहा था वो प्रोविजन याद है तुम्हें या नहीं, है ना? अभी सेक्शन पूछ लो ना वाउचिंग वेरिफिकेशन को, बताना जरा। 21 दिन में पैसा डबल, ना लायक। इधर सुनो, क्या चीज, क्या कह रहे हैं? अब इधर आ जाते हैं। अब मैं इस देखो पूरे चैप्टर के प्रोविजन एक तरफ, अब ये पर्सन ओरिएंटेड जो जो बातें लिखी गई बस इनके लिए लिखी गई, उसे आप बीच में मर्ज करके कचरा नहीं करेंगे।
समझ में आती है बात। उन बाकी सारे 35 1 35 2 35 3 4 और 6 किसी में मर्ज नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है। तुम एजेंट हो, जरा ये बात सुनो और जाओ। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, आपने तो पढ़ा हुआ है ना ऑडिट। पूरा तो लेकिन चलिएगा। जो मैं पूछ रहा हूँ वही चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना। नहीं, जो पढ़ा वो इम्पोर्टेंट ही है। हमेशा लेक्चर छोटे नाम वाले टीचर से लीजिए जिससे आप पर्सनली पूछ सकें, वरना टीचर के कम्युनिकेशन में नहीं आ पाएंगे कभी आप, ये बड़ा ड्रॉबैक होता है। आई बात समझ में? आपने तो यही किया था, तो टीचर से बात हो पाती है? आप उनके पास ज़्यादा मैसेज नहीं आता। हाँ, दिक्कत है। क्योंकि वो क्यों जरूरी, मैं आपको समझाता हूँ। सर सब कुछ तो समझ आ रहा है लेकिन क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है मैं सुबह उठता हूँ, लेक्चर देखता हूँ, सब समझ आता है लेकिन पेपर आ रहा है, मैं क्या करूँ यही समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे ऐसे डाउट बेचारा टीचर तक नहीं पहुँचेंगे तो टीचर तो पढ़ा के खुश हो गए रिकॉर्ड कर करके, बच्चे का तो सिर के ऊपर से जा रहा है। बच्चा एग्जाम से 10 दिन पहले ये कह रहा है मैंने सब देख लिया है, अब बस नोट्स लिखने रह रहे हैं। अब ये बातें टीचर तक पता नहीं चलेंगी तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? नहीं, चलो आप लोगों ने तो लिख लिए और एसएम के टीचर ने दिए होंगे ना नोट्स खुद की, और उसमें पूरा एसएम दे दिया। वो एसएम की वो बुक तो तुम अपने नोट्स क्यों बना रहे हो? ठीक है, फिर आप क्यों बना रहे हो अपने? चलो जी, वापस रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। जीएसटी में आते हैं। क्या है जीएसटी में? एजेंट। क्या है जीएसटी में? एजेंट। एजेंट से बोले भैया तुम्हें क्या बतानी पड़ेगी? ऑथराइजेशन जो तुम्हें रिसीव हुई है किससे मिली है? प्रिंसिपल से। हर एक प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर तुम एक प्रिंसिपल से ज्यादा के एजेंट हो तो रिसीव सप्लाई गुड्स सर्विसेज ऑन हिज बिहाफ। इसका मतलब आप इसमें बताएंगे उनकी क्या, उनकी ऑथराइजेशन की, उन्होंने बोला है कि तुम उनके बिहाफ पे गुड्स को रिसीव कर सकते हो। क्योंकि पता चला हम किसी एजेंट के यहाँ पर गए, वहां पर गुड्स मिले, प्रिंसिपल ने कहा ये मेरे गुड्स नहीं, एजेंट कह रहा मेरे गुड्स नहीं, तो ये तो फंस गए। तो प्रिंसिपल किसके थ्रू धोखाधड़ी करेगा? आपको याद है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, अपनी सब्सिडरीज बना के उसके थ्रू एक्ट करते थे, ऐसे एजेंट के थ्रू एक्ट करोगे तुम। हमने एजेंट से कहा कि भाई साहब पहले तुम ऑथराइजेशन लोगे कि उन्होंने ही बोला था कि तुम उनके बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है? और आगे बेच भी सकते हो। दूसरा, पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड और सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, यानी कि कितने गुड्स आए हैं और कितने गुड्स गए हैं हर एक प्रिंसिपल के, वो आपको बताने पड़ेंगे। पहले वाले में क्या बताना पड़ेगा? ऑथराइजेशन। उनके बिहाफ पे तुम रिसीव भी कर सकते हो और भेज भी सकते हो, सब ऑथराइजेशन दिखाओ हर एक प्रिंसिपल की। फिर क्या भेजा और क्या रिसीव किया ये बताओ। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। थर्ड पॉइंट, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल। तुमने अकाउंट्स मेंटेन करके जो जो चीजें बताई हैं उनको, वो सारे अकाउंट्स हमें दिखाओ। और लास्ट, टैक्स क्या किया तुमने? पे किया किस पे? रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्या ये बात समझ में आती है? तो चार चीजें आपको मोटी मोटी बतानी पड़ेगी। पहला ऑथराइजेशन, क्या आया क्या गया। तीसरा जो अकाउंट्स तुमने उसे दिए, और चौथा जो टैक्स तुमने दिया। बात खत्म। शॉर्ट में कर देता हूं उसको, हालांकि है ही शॉर्ट में। पहला क्या है? तो पहले यहां पे लिखा मैंने ऑथराइजेशन, दूसरे वाले में इनवर्ड आउटवर्ड, दूसरे वाले में इनवर्ड और आउटवर्ड, और या एंड आ रहा है क्या वहां पर जो बता रहा हूं? ठीक है। तीसरे वाले में क्या ले बताओगे? अकाउंट, जो तुमने किसको दिए हैं? प्रिंसिपल को। और चौथा टैक्स। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई आपको? पक्का? ये किसको लेके बातें हैं? एजेंट को लेके बातें हैं। अगली बातें बताऊं। अगर तुम सामान को बनाते हो, अगर तुम सामान बनाते हो, तुम मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर नहीं हो, या फिर तुम सर्विस प्रोवाइडर हो, तो एडिशनल का मतलब क्या होता है? ऊपर जो बातें बताई गई थी सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 में, वो है या वो नहीं है? वो तो है। और जो कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर के अलावा किसमें रूल? 76 या 56 में जो रूल्स बताए थे वो वाले भी आपको बताने पड़ेंगे अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर और मैन्युफैक्चरर तो ये भी दिखने पड़ेंगे। देखिए क्या बताओगे?
मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स आए क्या, हाँ। शोइंग। क्वांटिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। किस चीज़ के नंबर चाहिए तुम्हें बताइए, रॉ मटेरियल सर्विसेज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। यूज का मतलब इसे बोलते हैं कंज्यूम, पढ़ा ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस ऐसे कुछ करके आता था क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, मैं बता रहा हूँ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस ऐसे कुछ कहते हैं। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, पहले मैं बोल लूँ पूरा। गुड्स सो मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग, यहाँ पर जो है ये रॉ मटेरियल की बात की जा रही थी, और यहाँ पर आपने क्या किया है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होके बाहर निकली, यानी कि वहां पर इनपुट और यहाँ पर आउटपुट की डिटेल बतानी है। और अगर कोई बाय प्रोडक्ट समझ में आता है, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, तो आपको हाँ ये कॉस्टिंग में है। वैसे भी पता होगा बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, बताओ जरा बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। हाँ इसे बाय प्रोडक्ट नहीं बोलते, बाय प्रोडक्ट बताओ क्या क्या क्या, दोबारा बोलो पूरी बात बताओ। रुक जा रुक जा, कबाड़ी में बेच के तो सभी कर सकते, इसे बाय प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे। जी दूध होता है, दूध, दूध से क्या क्या बन सकता है, पनीर दही, ये सब बाय प्रोडक्ट है ना उसके। सुना है आपने, गन्ना होता है, गन्ना, गन्ने का रस निकालते हैं और क्या बनता है उसमें, उसके बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं बाद में, जो बच जाता है उसी से बनते हैं ना वो। गुड़ किससे बनता है, रस से। हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। कॉस्ट पढ़ी है तुमने, हैं पूरी, पिछली बार पेपर दिए थे, कितने आया, एग्जाम्ड तो नहीं है ना, दिक्कत है। हाँ जी यही तो बात है ना, ये बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंस देते रहते हैं। पास थे हम, ग्रुप नहीं निकला वो एक अलग बात है, लेकिन हम पास थे तो क्या फ़ायदा, चाहे 10 नंबर ले आओ, है ना। चलो हमने 2 बातें बता दी आपको। देखो अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, अगर तुम कौन हो, मैन्युफैक्चरर, तुम क्यों अपने पहले जा रहे हो भाई, तुमने तो पेपर ही नहीं दिए। सुनो, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो तुमने रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल किया वो आपको बताना है, और दूसरा कितना उससे प्रोडक्शन हो गया वो आपको बताना है क्वांटिटी में, ये लिखा गया है इसमें। और अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर हो तो तुम क्या ये बताओगे सर्विस कितनी यूज हुई है, नहीं, आप क्या दिखाओगे, अकाउंट्स। क्वांटिटी नहीं दिखा सकते हम सर्विस की, क्या दिखाओगे, अकाउंट्स। अकाउंट्स किस चीज़ को लेके, क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोविजन। सर्विस में कौन से गुड्स यूज किए जा सकते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें गुड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इनकी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। डिटेल ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज एंड सर्विसेज, अभी बिजली वाला आया था उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, इनपुट। जो भी सर्विस प्रोवाइडर एसी इंस्टॉल करने वाले थे, सर्विस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला आ रहा है, लकड़ी वाला, ये सब क्या दे रहे हैं, इनपुट सर्विसेज है मेरी, उनकी डिटेल्स मुझे देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है। तो क्या अलग से याद करना पड़ेगा इसे, नहीं, अलग से पूछा जाएगा तब लिखेंगे इसको कि बताओ एडिशनल डिटेल्स कौन सी हैं। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर को भी देना पड़ेगा। तुमको जीएसटी काउंसिल थोड़ी ना हो, जब तक मना नहीं किया जाएगा तब तक देना पड़ेगा। लिखा हुआ है साफ साफ, सोच कर रहे हो इसमें, जब हटाएगा तब तो लिखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट, आपको कुछ सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर तुम कौन हो, एग्जीक्यूट क्या कर रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है कि जो दूसरे के गुड्स पे हम काम कर रहे हैं। अब उसमें क्या क्या दोगे आप देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ। अब इसका मतलब क्या है पता है, मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अलग अलग लोगों के, मेरे यहाँ छापा पड़ेगा तो मुझे बताना पड़ेगा उनको क्या क्या बताना पड़ेगा। देखिए नेम एंड एड्रेस किस किस के, पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल सिंपल सही बात है, ये रटना तो नहीं है उसके भी याद करो उसके भी याद करो, नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे, सप्लायर फ्रॉम हुम गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड, इसका मतलब बताओ मुझे क्या है। जी नहीं,
आपने मुझे काम दिया अपने गुड्स पे काम करने के लिए, आपने कहा कि मैं आपको बहुत सारी जीन्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके ऊपर वो कर दीजिए, अजीब अजीब से वो स्टिकर वगैरह नहीं लगे होते, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनके लिए आप फाड़ने के लिए मान लीजिए, उनके लिए मुझे कहीं से कुछ इनपुट सर्विसेज या इनपुट गुड्स लेने पड़ रहे हैं, स्टॉक लेना पड़ रहा है, तो मुझे जिस सप्लायर से मैं ले रहा हूं वो भी बताना पड़ेगा और जिसके लिए काम कर रहा हूं वो भी बताना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आया? ये नेम एंड एड्रेस हो गया दो लोगों का। ये किसके नेम एंड एड्रेस है बताओ जल्दी फटाफट से? गुड्स के तो नेम एंड एड्रेस नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये पर्सन है। और सेपरेट अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ये दोनों बातें पढ़ के आप मुझे समझाएंगे जल्दी से। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कितने पैसे मिले हैं, यानी कि यहां पर अमाउंट आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन बताना है किसका, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फॉर यूटिलाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। यहां से रिलेटेड है ये, बताइए कैसे, किससे ले रहे हैं वो बता दिया हमने, क्या ले रहे हैं वो बता दिया हमने, बात खत्म। इससे रिलेटेड है ये, देखो जिनका काम कर रहा हूं वो मुझे पेमेंट देंगे तो उनसे पैसे, तो कौन से पर्सन का काम कर रहा हूं उनसे कितने पैसे मिले ये डिटेल, किस व्यक्ति से रॉ मटेरियल ला रहा हूं और क्या क्या ला रहा हूं उसकी डिटेल, बात खत्म। यही देना पड़ेगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को। समझ में आई बात या नहीं? चार बातें हैं, दो पर्सन वाली और दो अंदर वाली। पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकिंग। दूसरा उससे मिलने वाली पेमेंट रिसीव्ड। दूसरा सप्लायर, उसका नेम एंड एड्रेस और उसके डिस्क्रिप्शन वैल्यू, जो भी गुड्स मुझे रिसीव हुई है या मैंने यूटिलाइज की है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। बाकी सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं। दो बातें और बताऊंगा बस मैं आपको, ये लाइन पढ़ लीजिए, आपने पढ़ी रखा है। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस, ये हम पढ़ चुके हैं। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द ओनर ऑपरेटर गोडाउन, किसके लिए? वेदर, पढ़ चुके हैं हम पहले भी। रिकॉर्ड ऑफ किस किस चीज़ का? कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं किसकी और क्या है, ये शॉर्ट में उन्होंने बता दिया है। अब आते हैं इधर, ट्रांसपोर्टर के लिए क्या रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। देखो अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेड है और डिलीवर्ड है, उनकी गुड्स आपने स्टोर कितने कर रखे हैं या ट्रांजिट में कितने के हैं, जीएसटी आईएन अगर है तो कंसाइनी का, भाई जिनके लिए और जिनको भेज रहे हैं उनका तो जीएसटी आईएन होगा। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो वो तो रजिस्टर्ड होंगे ना, तो उनका जीएसटी आईएन आप मुझे बताएंगे। हर एक ब्रांच में से कितने आ रहे हैं वो आप बताएंगे। और अगर गोडाउन वाले हो तो क्या बताएंगे, ये पढ़ लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी पढ़िए इनको, थोड़ा सा लेस रेलेवेंट है। फॉर द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयरहाउस, आपको टाइम पीरियड बताना है कितने दिनों के लिए रखा हुआ उन्होंने। और नेक्स्ट इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट और रिसिप्ट एंड डिस्पोजल। देखो यहाँ पर मूवमेंट का वर्ड का मतलब है आना, ठीक है। तो डिस्पैच जो आप कर रहे हैं, मूवमेंट और रिसिप्ट एक ही साथ लिखा हुआ है उन्होंने, एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स। क्या ये बात समझ में आई? कुछ अलग से है क्या? नहीं, आसान बातें हैं। आगे चला मैं, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। क्या लिखा गया है पढ़िए। हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड विल बी मेंटेन्ड, मतलब फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आप बताइए कैसे करेंगे। फिजिकल फॉर्म में करो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। और इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। मे वर्ड का मतलब समझ में। अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, फिर डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं तो नॉर्मल सिग्नेचर चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। पढ़ते हैं एक बार। रिकॉर्ड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मे बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर, कोई परेशानी इसमें नहीं। आगे, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व। अगर आप ऑप्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का, तो आपको उसका प्रॉपर क्या लेना पड़ेगा, बैकअप। बैकअप का मतलब अगर ये डिलीट हुआ तो कहां से आएगा। क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ समझ में आई? नॉर्मली आपको अकाउंट्स मेंटेन करने जैसे करते हैं वो तो फिजिकल फॉर्म में हो जाता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। मत कहना खो गए अब तो। समझ में आ गई बात? उसके बाद नेक्स्ट, सच रिकॉर्ड्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड इन हार्ड कॉपी और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने एक मेल टाइप की, ऑर्डर की, मेल होती है ना, टू, फ्रॉम, सीसी, देखा है आपने, ऐसा सब्जेक्ट भी होता है उसमें,
मेल किस चीज़ की है, तो ये मेल मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थी, लेकिन अगर वो चाहते हैं इतने पेज का मैं प्रिंट आउट निकाल के दूं तो क्या मुझे वो भी देना पड़ेगा? यस। मेल पे जाइए, वहां पे प्रिंट दबाइए, प्रिंट निकल जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑप्ट करते हैं अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ऑन डिमांड आप उसे मतलब प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस का मतलब प्रोवाइड करेंगे, हार्ड कॉपी में करिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक ही मांगेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक देंगे, लेकिन वो रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? आपने देखा कभी कभी किसी डॉक्यूमेंट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते तो सब अजीब अजीब सा हो जाता है, तो उन्होंने कहा रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आती है बात? उसके बाद नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ फाइल्स, देयर पासवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द कोड्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस। समझ में आती है बात? भाई आप मुझे रिकॉर्ड दे रहे हो और वो पासवर्ड है, पासवर्ड है, जाओ खोल लो। आपने कहा सर अपने जरा स्टॉक की इन्वेंट्री जो आपने ऑनलाइन मेंटेन की है ना वो दे दो, उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा फाइल नहीं खोल रही, कह रहे पासवर्ड है इसको, तो पासवर्ड दो। वो अकाउंटेंट हमने निकाल दिया जिसके पास पासवर्ड था, हमारे पास नहीं है। क्या ऐसा होगा? नहीं। अगर आप कोई भी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली रख रहे हैं तो हर किसी में पासवर्ड होगा, तो आपको वो पासवर्ड भी देना पड़ेगा ताकि जिससे क्या किया जा सके? एक्सेस किया जा सके। बात खत्म। ये इलेक्ट्रॉनिकली की 4 बातें समझ में आती है। बात पहली बात क्या है, किसको लेके है? सबसे पहले किससे रिलेटेड है? साइन, यानी कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। सिग्नेचर कैसे करने पड़ेंगे? दूसरा किससे रिलेटेड है? बैकअप से रिलेटेड है कि भाई साहब आपको बैकअप भी देना पड़ेगा। तीसरा किससे रिलेटेड है? तीसरा ये रहा, डिमांड करते ही आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन डिमांड आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब डिमांड कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर करेगा। क्या ये बात समझ में है? और जब आप उसे प्रोड्यूस करेंगे उसके साथ साथ क्या देंगे? उसका पासवर्ड या अदर डिटेल्स जो कि एक्सेस के लिए चाहिए। आई होप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली चीज़ें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब फिजिकल फॉर्म तो आती ही है, ये जो भी बातें की जा रही हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी आ रही है। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक है। ये है कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कर रहे हैं। तो देखो क्या है, पहली चीज़, नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवररिटन। चाहे फिजिकल करो या ऑनलाइन करो, कैसे भी। इरेज वर्ड का मतलब समझते हो क्या? आपने लिखा पेंसिल से, आपने हटा दिया उसको, वाइटनर लगा दिया उसको, वाइटनर के ऊपर पेन चला दिया, ये सब नहीं चलेगा। क्या ये बात समझ में? ओवर राइटिंग नहीं चलेगी, बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। अब सवाल ये आता है अगर गलती हो गई तो क्या करें? भाई तुमने कहा क्या कर दो? नो एंट्री और टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन। अब क्या करें बताओ जरा? तो उन्होंने कहा एक काम करना, मुझे सेल की एंट्री बताओ। गुड सोल्ड टू राम, राम टू सेल्स। इसका मतलब कैश में बिके हैं क्या? नहीं, इसीलिए यही रूल बताया जाता है। तो मान लीजिए मैंने कहा राम टू सेल्स की एक एंट्री है 5 लाख रुपए की, गलती से टाइप कर दी मैंने, राम की नहीं है, रामू की है। अब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा कि तुम ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्या तुम इसको ऐसे कर सकते हो क्या? ओवर राइटिंग कर सकते हो क्या? नहीं। अब क्या करें? तब सॉल्यूशन बताया उन्होंने कहा इसको ऐसे काटना। तुमने तो कहा था ओवर राइटिंग। उन्होंने कहा ओवर राइटिंग का मतलब पता है क्या होता है? बताओ क्या होता है ओवर राइटिंग? उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे करते हो ना कैश फ्लो में बार बार बदलते हो उसको, ऐसे। उसके बाद उन्होंने कहा अपने अकाउंटेंट के ऐसे सिग्नेचर लेना उस पर। एक लॉग मेंटेन होता है ना कि लॉग नंबर 16 में ये एंट्री थी, उस 16 में गलत एंट्री पास हो गई थी, इसलिए उसको काटा और 17 में फिर हमने रामू टू सेल्स किया। आई होप बातें आप समझ पा रहे हैं क्या है। हालांकि डिटेल में आपसे पूछा जाएगा, मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो लिखा गया मेरा बताना काम। इरेज और ओवर राइटिंग को कैसे अवॉइड किया गया ये समझ में आया आपको, और इसका लॉग मेंटेन करना। तो लॉग का मतलब समझ में, लॉग का मतलब हर एक स्टेप की जानकारी, इस स्टेप पे क्या किया तुमने, समझ में आती है बात? ठीक। नेक्स्ट पढ़िए, अगर तुमने क्या कर दी है इनकरेक्ट एंट्री, तो क्योंकि तुमने सुधारने के लिए मना कर दिया था। अदर देन दोज ऑफ क्लरिकल नेचर क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन पढ़ा है कभी आपने? कौन सी क्लास में? 11th में। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस क्लरिकल नेचर का एरर नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे आप? टू बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन, इसे बोलते हैं स्कोर्ड आउट। ये जो मैंने यहाँ पर काम किया इसे क्या बोलते हैं? स्कोर्ड आउट, और दिस इज कॉल्ड अटेस्टेशन।
ये सब काम किया जाता है ऑफिस में। समझ में आती है बात? जो लिखा गया उसका मतलब समझ आ रहा है? अभी पढ़ा दूंगा ना, दिमाग में बैठेगा ही नहीं, कहीं स्टोर आउट लिखा, कहीं अटेस्टेशन, ये होता है काम इस तरीके से। समझ में आ गई बात? आगे, एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री टू बी रिकॉर्डेड। क्या आपको करेक्ट एंट्री दिख रही है? यस। मुझे लगा होगा जो यहाँ पर इंग्लिश में बातें की गई हैं, क्या उसका क्या बोलते हैं उसको? दार्शनिक रूपांतरण समझ में आया आपको? दर्शनीय जो भी है, समझ में आया आपको? अगर ये पिक्चर आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी तो सब भूल जाओगे। स्कोर्ड आउट क्या होता है, अटेस्टेशन क्या होता है, और करेक्ट क्या होती है। समझ में आती है बात? इसे स्कोर्ड आउट, अटेस्टेशन और करेक्ट एंट्री बोलते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि छेड़ना मत, बिल्कुल भी कोई भी एंट्री इरेज नहीं कर रही, या फिर क्या नहीं करना, ओवरराइटिंग। उसका सॉल्यूशन समझ में आया आपको? ये रूल्स हैं इसके, ये रूल नंबर 1 है और ये रूल नंबर 2 है। तीसरा पढ़िए। ये तो था जब तुम इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे थे, ये तुम इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे थे, फिजिकली मेंटेन कर, फिजिकली तभी तो उसके ऊपर साइन कर पाए हो। समझ में आई बात? अब अगर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो तो क्या करेंगे, जरा पढ़ के बताइए, फिर मैं ऑफिस में क्या होता है वो बताऊंगा। एडिट कर सकते हैं और जो एडिट किया है उसकी डिटेल मेंटेन अलग रिकॉर्ड। एंट्री को हम एडिट कर सकते हैं और जो भी हमने एंट्री एडिट करी है उसका जो मतलब जो भी डिलीट करा है उसको मेंटेन करना है अलग से। नहीं, देखो अब मैं इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जो बातें बता रहा हूं बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए आपके। देखिए, राम अकाउंट, राम को कितने अमाउंट बताई थी मैंने? 5 लाख। इस बार मैंने एग्जाम्पल चेंज करके उसे कर दिया 15 लाख। काम वही हो रहा है, ठीक है। राम, उसके बाद मैंने लिखा टू सेल्स। यही करते हैं आप। सेल्स में भी कितने की एंट्री जाएगी? मैंने गलती क्या की थी ये बताओ? रामू लिखना था, क्या लिख दिया? राम। अब सुनो यार ध्यान से। अब जब ये इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होता है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको। क्या आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? उस पर तो क्रॉस होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा लेकिन इसका एक लॉग होता है मेंटेन, कि पहले क्या काम हुआ और बाद में क्या काम हुआ। पहले आपने एक गलत एंट्री पास की, उसका लॉग हुआ, फिर आपने उसको डिलीट किया स्पेसिफिक, जैसे नरेशन बोलते हैं ना, तुम नरेशन समझते हो? बीइंग है ना, तो बीइंग क्या हुआ वो लिखना है तुम्हें। क्या ये बात समझ में आई? यही बात इलेक्ट्रॉनिकली चीज के लिए लिखी हुई है। देखिए, इन केस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर बीइंग मेंटेन्ड, अ लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड शैल बी मेंटेन्ड। एडिटेड का मतलब अगर मेरे इस वाले ऑप्शन में एडिट का ऑप्शन भी होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी बात लिखी यहाँ पर, अब मैंने श्याम लिख दिया और गलती से उस पर पुरानी अमाउंट डाल दी। मैंने कहा मैं भूल गया मैंने ये क्या एग्जाम्पल चेंज किया था। एक बार देख लो, मारूंगा बहुत। ये श्याम को मैंने क्लिक किया, क्या आपको एडिट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर आऊँ वहाँ तक? आ रहा है उसमें एडिट का ऑप्शन। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप में भी अब एडिट का ऑप्शन आ गया है। यस, तो चाहे आप डिलीट करके उसे ठीक कर रहे हो, अगर मान लो आपने डिलीट करके ठीक कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा जब तक लॉग मेंटेन नहीं होगा। अगर तुमने कोई चीज़ पहले गलत लिख दी थी, फिर एडिट करके इसे ठीक कर दिया, अब मैंने एडिट किया यहाँ पर, अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं इसमें बैकवर्ड जाके इसको 15 कुछ भी कर सकता हूँ। यही बात समझ में आई? जो बातें लिखी गई हैं वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई की जाती हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अब पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है जी। ऐसा होता है तभी मैं बता पा रहा हूँ आपको, ऐसा काम किया जाता है सिस्टम पे, वरना मैं पढ़ के आगे बढ़ जाता अगर हमने भी नहीं किया होता है कभी जीवन में। तो ये थियोरेटिकली पढ़ते और चैप्टर आपके लगता है सर के ऊपर से चला। चैप्टर बहुत सुंदर है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अब इंग्लिश में क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अगर आपने मेंटेन किए हैं तो हर किसी का क्या होगा? लॉग। चाहे आपने उसको एडिट किया है, चाहे आपने उसको डिलीट किया है। हमें कैसे पता चलेगा? लॉग के थ्रू पता चलेगा कि कब डिलीट किया गया और कब एडिट किया गया। समझ में आ गई बात? पक्का याद करो, जब मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाया था, तो टाइम ऑफ सप्लाई में जब मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो इधर पेमेंट की डिटेल दी होती है और गुड्स में पेमेंट वाली चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो मैं उसे हटाता नहीं था, मैं उसे क्रॉस करता था, आपके सामने रहे। याद है? पक्का?
याद है? ठीक। इसका मतलब हमें पता चलना चाहिए कि हमने पहले लिखा था फिर काटा था। समझ में आई बात? पक्का? ठीक। नेक्स्ट आया कौन सा पॉइंट? 4, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड मैनुअली टू बी। सीरियली नंबर। कौन सी चीज़ पहले हुई कौन सी चीज़ बाद में, सीरियली आपको पता होना चाहिए। और लास्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस ऑन डिमांड। क्या इलेक्ट्रॉनिक के साथ भी था? यस, हर किसी के साथ है ये। तो ये 5 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब आप मुझे 5 रूल्स फटाफट से बताएंगे, मैंने हटा दिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इनकरेक्ट एंट्री। हिंदी में बताओ सबसे पहले क्या करना नहीं है? किसी भी एंट्री को इरेज ओवरराइट नहीं करना है। तो मैंने कहा अगर रॉन्ग हो गई तो क्या करूंगा? पहले साइन ले लो, स्कोर आउट करो, अटेस्टेशन करो और फिर करेक्ट एंट्री पास करो। याद है ये सब सीक्वेंस में? ऐसा तो नहीं पहले करेक्ट एंट्री पास कर दो फिर स्कोर आउट कर दो, नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको लॉग मेंटेन करना है हर एक एडिटेड और डिलीटेड एंट्री का। 4th पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मैनुअली बनाए हैं तो क्या करना पड़ेगा? सीरियल नंबर होना चाहिए और लास्ट में जब मांगा जाए तब प्रोड्यूस कर देना है। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक। उसने कहा अच्छा एक बात बताना जरा, फेलियर हो गया अकाउंट्स, तुमने कहा था हमने नहीं बनाए, उसमें क्या हो गया? तो उन्होंने कहा देखो अभी बताते हैं। पीओ, पीओ का मतलब? पीओ का मतलब तो बता ही सकते हो। सही किया तुमने, बता दिया। आ जाने दो। धूप लग गई थी रास्ते में, खिड़की खोलने से नेटवर्क आते हैं। किसी को भूख लगी है? नहीं, अभी तो और क्लास है। हाँ बोलिए। कौन है? ला रहे हैं। अरे चलने तो दो इसको। गर्म हो गया, ठंडा हो गया थोड़ी देर में। पॉज भी नहीं। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को? पहले ये बताओ। नहीं, पूरे हट गए। आ तो गया लेकिन ये चल नहीं रहा। अच्छा, पी दिक्कत ही है। है ना? ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये है इसे तो पढ़ा ही सकता हूं मैं। ये देखो इसे पढ़ो। पीओ शेल डिटरमाइन द टैक्स पेबल। हमने तुमने सारा पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। तुमने कहा हाँ पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा लो पहले। मैंने कहा समझ आया कर नहीं? पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। मैंने क्या समझ नहीं आया बताओ? वो क्या कहेगा? कुछ भी नहीं। समझ में आई आपको बात? पक्का? तो क्या करेंगे उस केस में? पीओ शेल डिटरमाइन द टैक्स पेबल ऑन द अनअकाउंटेड गुड्स और सर्विसेज एज दे हैव बीन सप्लाइड बाय द सच पर्सन। सिंपल वाली बात है, ये बिल्कुल अनअकाउंटेड वाली बात ही है। आगे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 74 अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक बताना है मुझे आपको। अब मैं किस तरीके से बताऊं ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, लिख के बताना है, लिख के बताना है। क्या आ तो रहा है लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा? ऐसा क्यों है? क्या किसी और का वाईफाई कनेक्ट हो गया है? नहीं, वाईफाई भी हमारा ही है। एक ही पॉइंट बच रहा है, 2 नहीं है, 1 बस। टाइम पीरियड कितने समय के लिए हमें अकाउंट्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा? 6 साल। 6 साल फ्रॉम जो भी। ये तो ऑडिट में पढ़ा था ये। नहीं, इनकम टैक्स पड़ा है पेज। आया तो पहले भी था। अब अपना कोई हॉटस्पॉट ऑन करो जिसके से पहले कनेक्ट हो रखा है, जल्दी से करो। हाँ जी,
क्या ये चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे ऐसे करने में। चलो हाँ, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, उन्होंने कहा आपको अकाउंट्स कब तक रिटेन करने हैं, ठीक है। इस पे बताऊं क्या? नहीं, इधर इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। कितने समय के लिए हम जो बातें आपने कही हैं, इन पर्सन की डिटेल, गुड्स की डिटेल रखेंगे। तो देखना ज़रा ध्यान से, मैंने कहा ईयर था 2018-19, इस 18-19 की जो रिटर्न होती है पूरे साल की, वो कब तक जमा हो जाती है? दिसंबर तक। पढ़ा है आपने ये? उसने कहा 18-19 का मतलब ये दिसंबर कौन सा वाला होगा? दिसंबर 19। समझ आई बात? इस दिसंबर 19 से लास्ट डेट बताओ क्या होती है एनुअल रिटर्न की? 31 दिसंबर। तो मैंने कहा 31 दिसंबर, हमने यहाँ पे लिखा 31/12/2019। इससे चले जाओ 6 साल। कितने साल? 6 साल। बताओ 6 साल कब पूरे हो जाएंगे? 31/12/2025। आपको बस यहाँ तक के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई है। जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल की एनुअल रिटर्न वाली डेट तक चले जाओ, क्योंकि सभी डिटेल्स सब तक प्रेस्क्राइब होंगे। उस डेट से, जो ड्यू डेट थी आपकी, उससे 6 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करनी है। क्या ये बात समझ में है? लेकिन हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, जो भी चीज़ें तुम्हारे ऊपर हैं, अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, कोर्ट का फैसला आना बाकी है, तुम्हारे ऊपर सेक्शन 73-74 लगा दिया प्रॉपर ऑफिसर ने, आपको लगता है नहीं लगाना, आपने उस जो डिसीजन है उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर। क्या ये बात समझ? अब कोर्ट का फैसला आने में समय लगेगा। तो मैंने कहा मान लीजिए अगर कोर्ट का फैसला आया है 31/10 मतलब अक्टूबर, सही लिखा ना, 2025 को अगर कोर्ट का फैसला आया है, तो आपको कोर्ट का फैसला आने के 1 साल के अंदर अंदर तक अकाउंट्स को प्रिजर्व करना है। इसका मतलब अब जो नई डेट आएगी वो कौन सी आएगी? 31/10/26। केस पूरा यही है, 18-19 तक के अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, केस चल रहा था। तो इसका मतलब जो 6 ईयर्स है, यानी कि जो 72 मंथ्स हैं, वो तो यहाँ पर एक्सपायर हो रहे हैं। और क्योंकि केस चल रहा था, तो जिस दिन उसका रिजल्ट आया उस दिन कौन सी डेट थी? 31/10/2025। इनमें से अब मेरे 2 डेट में कंपैरिजन करना है, एक तो ये वाली डेट और एक ये वाली डेट। विच एवर इज लेटर लिखूं या विच एवर इज अर्लियर लिखूं? आप बताओ क्या लिखना चाहिए? लेटर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? विच एवर इज लेटर। यहां तक बात समझ में आई? अब मैंने कहा अच्छा मान लेना इसका जो रिजल्ट है वो यहां कहीं आ जाता बीच में, तो 20/1/2024 अगर यहां पर रिजल्ट आ जाता तो क्या होता? तो ड्यू डेट क्या आती? 20/1/2025। लेकिन हमारे 6 साल कब एक्सपायर हो रहे हैं? 31/12/2025। तो कब तक रिटेन करते? 31/12/2025। आई होप बिल्कुल बातें क्लियर है। क्या ये बात समझ में आती है? एक बार इसको पढ़वा देता हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा और अपने घर। वेयर एन अपील और रिवीजन और एनी अदर। देखो ओरिजिनल बात उन्होंने बता दी कि भाई साहब कब तक रिटेन करें? 72 मंथ्स। कब तक रिटेन करें? 72 मंथ्स फ्रॉम, जब तक ऐसे अपील और रिवीजन और ट्रिब्यूनल के फैसले की बात नहीं आएगी। तो क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? नहीं। 72 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द पीरियड पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स और रिकॉर्ड। और कौन सी डेट? ड्यू डेट। क्या ये बात समझ में आती है? अगर पहले रिटर्न फाइल कर दी तो जी नहीं, ड्यू डेट ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है? ड्यू डेट। वरना लिखा होता है डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। क्या ये बात समझ में आती है? आगे उन्होंने कहा वेयर एन अपील और रिवीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग चल रही है, किसके अगेंस्ट में? अपीलेट रिविजनल अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट या किसी भी इन्वेस्टिगेशन तरीके की चल रही है। तो अब इस तरीके से रूल कब बनेंगे? तो 1 ईयर क्या लिखा है? आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील रिवीजन प्रोसीडिंग या फिर इन्वेस्टिगेशन, या फिर 72 मंथ जो कि ऊपर बताया गया था, विच एवर इज लेटर। आई होप प्रोविजन समझ में आ गया होगा। समझ आया आपको? अब इनके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं देखो इंस्टीट्यूट में? 5 क्वेश्चन दिए गए और कुछ मैंने एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया, देखेंगे इससे कितने मैच करते थे और बस बात खत्म। समझ में आ गई बात? जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। Who is required to maintain books of accounts and at what place in terms of section 35 read with relevant rules। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सेक्शन 35 का कौन सा सब सेक्शन ऐसा कहता है? ठीक है, अब देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है और 2 नंबर के लिए आता है तो आपको बस इतनी सी बातें लिखनी है। समझ में आए? कितनी सी बातें हैं देखते हैं।
Every registered person shall keep and maintain his books of accounts at principal place of business and books of account relating to additional place of business as mentioned in the certificate of registration. बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो हमने रॉ फॉर्म में पढ़ी थी. आगे आते हैं. Where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such place of business. समझ में आती है बात? इतनी सी बात आप लिख के और छोड़ देंगे. अगर ये कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? 2 मार्क्स का. अब डिपेंड करता है, अगर ये 2 मार्क्स का नहीं आए तो क्या वो पूछेगा आपसे कि क्या क्या मैटर है. यस, ये भी पूछ सकता है और सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 भी पूछ सकता है, तो ये 4 नंबर का हो जाएगा. बातें समझ में आई? या अलग से सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 पूछेगा या फिर पूछेगा कि क्या डिटेल्स है जो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में लिखी गई. तो वो 4-5 बातें और स्पेसिफाइड रूल्स बताएं या मत बताएं चल जाएगा. पहला क्वेश्चन समझ में आया. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. मिस्टर स्काई इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल्स. इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाली डिटेल्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती. ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड हैज ऑप्टेड फॉर द सेम. He seeks your advice for records which are not required to be maintained by him as a composition scheme person. इसका मतलब वो वाली डिटेल्स मैं बता दूंगा जो अदर देन composition scheme person को ही मेंटेन करनी है, composition को नहीं करनी है. समझ में आया क्वेश्चन कैसे घुमाया उन्होंने? तो कौन सा वाला? एक तो गुड से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड. गुड से रिलेटेड क्या नहीं बताएंगे? स्टोलन, डिस्पोज ऑफ वो, और टैक्स से रिलेटेड क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, चालान, टैक्स इनवॉइस, ये सारी चीजें. देखो जरा क्वेश्चन और उन्होंने लिखा है. A supplier who is opted for composition scheme is not required to maintain records. किस चीज़ का? गुड्स का और टैक्स का. और वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताई थी. आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हैं, तो ज़्यादा सही आंसर हो. समझ में आई आपको बात? पक्का? ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकंड. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे. मिस्टर हर्ष, आगे क्या है? मंजुला इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ works, contract, services and request your guidance as to specific records, not the records as per section 35 subsection 1, only the specific records required to be maintained by him under the GST law if any. बताइए, अगर आप works contract के अंदर है तो कितनी डिटेल होती हैं? 4 बताया था मैंने आपको. पहला on whose behalf, दूसरा सप्लायर, उनका नेम एंड एड्रेस, on whose behalf, और दूसरा क्या है? नेम एंड एड्रेस. क्या ये इसमें था? क्या ये इसमें था? हाँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में था. फिर ऑन हुज बिहाफ पे क्या करेंगे आप? पेमेंट कितनी रिसीव हुई है और सप्लायर में गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल्स लिखनी कैसी है ये देख लीजिए. 4 बातें लिखी गई हैं. मिस्टर हर्ष मंजुला एग्जीक्यूटिंग द वर्क, उन्हें ये वाली बातें लिखनी पड़ेंगी. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ, पहले समझ में आया. फिर उसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, नहीं, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आया आपको? चल रहा है क्या? डिस्क्रिप्शन वैल्यू और क्वांटिटी और गुड्स और सर्विसेज और डिस्क्रिप्शन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी वेयर एप्लीकेबल यूटिलाइज इन दिस. इन्होंने एक चीज नहीं लिखी, बताओ क्या? एक ही सब. क्या ये बात समझ में आती है? तो आप इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट आते कितने क्वेश्चन रह गए? 2. चिल चेन कोल्ड इज ऑपरेटिंग अ cold storage warehouse and seeks your guidance on GST accounts to be record maintained in terms of section 35. बताओ क्या बताने पड़ेंगे उसे? सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 और कौन कौन सी डिटेल्स है बस ये बता देंगे उनको. ये रही चिल चेन को क्या करना पड़ेगा बताओ? किस किस की डिटेल? कंसाइनर की, कंसाइनी की और अदर रिलेवेंट डिटेल्स जिसके अंदर उन्हें मेंटेन करने पड़ेंगे अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू पीरियड फॉर पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस. समझ में आया? इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच. क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा अब आपको कि चैप्टर में जो चीज़ें मिक्स लग रही थी वो कैसे अलग अलग करनी है. समझ में आता है आपको? उसके बाद नेक्स्ट, चिल चेन स्टोर गुड्स इन अ मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड. देखो 2 चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर. क्या? आइटम वाइज एंड ओनर वाइज, ताकि फैसिलिटेट हो जाए कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन. इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूँ मैं आपको जल्दी से. देखो मेरे पास 2 लोगों के चीज़ें यहाँ पर आई हैं. ये 2 लोग अलग अलग हैं, दिख रहे हैं आपको? अलग अलग हैं बिल्कुल. इस व्यक्ति की मेरे पास 2 तरीके की गुड्स आई हैं. ठीक है, एक का नाम है Y, एक का नाम है Z. 2 गुड्स आई हैं मेरे पास इसकी. क्या ये बात समझ में आई? या मैंने कहा और भी गुड्स रख देते हैं R और S. और इस व्यक्ति की मेरे पास कितनी गुड्स आई हैं? मैंने कहा A से लेके B तक, A B C D 5 तरह की गुड्स आई हैं. वेयर हाउस कितने हैं मेरे पास? 1. उन्होंने कहा अगर आपको कंपैरिजन को फैसिलिटेट करना है तो आपको कैसे डिटेल्स बतानी है. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ जरा श्याम के कितने गुड्स हैं, तो आप टोटल बताएंगे. क्या ये बात समझ में आती है? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लीजिए मैंने नीचे रख दिया यहाँ पर Y गुड्स भी हैं और Z गुड्स भी हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ आपके पास कितने Y तरीके के आइटम है, तो आप जितने भी लोगों के Y तरीके के आइटम थे मुझे दिखा देंगे.
मैं आपसे पूछूं अच्छा ये बताओ इस व्यक्ति के कितने गुड्स हैं, तो आप अलग अलग से गुड्स दिखा देंगे। तो एक होता है आइटम वाइज और एक होता है ओनर पर्सन वाइज। कैसा? पर्सन वाइज या ओनर वाइज, जैसा भी आप बोलना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या लिखा हो, हर एक वर्ड जो लिखा गया है उसका मतलब है, उसकी एप्लीकेशन समझ में आती है बात। तो आज का आखिरी क्वेश्चन स्टडी मैट का। मिस्टर एक्स इज ऑफ द व्यू दैट रिकॉर्ड्स आर टू बी मैंडेटरीली मेंटेन्ड। कैसे? मैनुअली। उन्होंने कहा मैनुअली मैंडेटरी है क्या, ऐसा जरूरी है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉनिक में कर सकते हैं? यस। और इलेक्ट्रॉनिक की 4 बातें याद है, बीच में इलेक्ट्रॉनिक था और उसकी 4 बातें थी। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं? यस। उसे डिजिटली सिग्नेचर ऑथेंटिकेट करना होगा। उसके बाद उसका क्या रखना पड़ेगा? बैकअप। क्या रखना पड़ेगा? बैकअप। जब मांगे उसे डिमांड को प्रोवाइड और उसके पासवर्ड वगैरह देने पड़ेंगे। बस इतनी सी बातें हैं। ये भी है ऑथेंटिकेटेड डिजिटली सिग्नेचर होना चाहिए, जब मांगे तब आपको देना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट देना पड़ेगा, रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए और जहाँ जहाँ एक्सेस के लिए। मेरे हिसाब से वहाँ जो लिखा था वो ज़्यादा बढ़िया था, वहाँ के बेसिस पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। समझ में आती है बात। और इस तरीके के क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को हम करते हैं समाप्त। ऑफिशियली तो समाप्त हो गया, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो सीए के पेपर में आ चुके हैं फाइनल लेवल पे। जब फाइनल लेवल में पूछा जाता तो चैप्टर में कोई डिटेलिंग नहीं थी, इतना ही चैप्टर था ये, तो उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हमारे लिए रिलेवेंट हो जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है उस चैप्टर में फाइनल लेवल पे, इसका मतलब चैप्टर के क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। आगे बात समझे। तो जो सिमिलर क्वेश्चन थे वो तो मैंने हटा दिए हैं, बाकी देखते हैं क्या क्वेश्चन लिख रहा है। देखिए, गो टू ड्रेस इज अ चेन ऑफ स्टोर डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट्स थ्रू 5 शोरूम्स इन दिल्ली। ठीक है। इट हैज़ अ सिंगल GSTIN ऑल शोरूम का दिल्ली में एंड हैज़ अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर? करोल बाग। कहाँ पर है? करोल बाग नहीं है। वन ऑफ द कंसल्टेंट हैड सजेस्टेड गो टू ड्रेस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल इट्स 5 शोरूम्स एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट करोल बाग दिल्ली फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ऐसा ही कह रहा है? हाँ, रख लो, आपको क्या दिक्कत है। एंड कंट्रोल गिव योर कमेंट ऑन द अबव एडवाइस। क्या उसने सही कहा? नो। आपको रखने तो हैं ही, लेकिन उनको भी बोलना पड़ेगा कि भाई साहब अपने अकाउंट्स वहां पर रखें। क्या ये बात समझ में आई? और इसी का सेक्शन था सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, उसको बस बात को लिखना है। वो थ्योरेटिकली लिखा होता है, ये उन्होंने केस बेस्ड तरीके से आपसे पूछ लिया। आंसर पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाए। आगे बात समझ। और कितने मार्क्स के लिए आया है? 2 मार्क्स के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है। SL Groups has started making taxable supplies. You are required to advise it about the accounts and records required to be maintained by it under what? Section 35 subsection 1 of the CGST Act। बात खत्म हो गई। समझ में आई ये वाली? तो इसका मतलब सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 वाले ही बताने, और जिस बच्चे को सेक्शन नहीं पता होगा सब कुछ लिख रहा होगा वहाँ पर, स्टॉलिन ये वो फलाना ढिमका, और काम का टाइम वेस्ट हो रहा होगा उसका। जिसको पता है वो ये वाली बातें लिखेगा। आप मुझे बताएंगे ये वाली बातें कौन सी थी? प्रोडक्शन गुड्स, इनवर्ड और आउटवर्ड, स्टॉक ऑफ गुड्स, ITC, आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, और एज में भी डिस्कस। बस इतनी सी बात लिखनी थी आपको। देखिए क्या ये बात समझ में आती है? और इसमें बिजनेस का नाम भी लिख दिया कि अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ये सारी डिटेल्स अपने पास भी रख लेना। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 और 4 और 5 3 क्वेश्चन और है मेरे पास, जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। ABC मैन्युफैक्चर लिमिटेड इंगेजेस राघव एंड सन्स एज एन एजेंट। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया? एजेंट का। सेल गुड्स ऑन इट्स बिहाफ फॉर द पर्पस। आपको क्या चाहिए एज एन एजेंट बताइए? ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है, बताओ क्या? फाइन, इसके अंदर नहीं है। एक तो ऑथराइजेशन क्या चीज? गुड्स रिसीव और सेल करने की, और गुड्स जितने रिसीव किए और सेल किए उसकी डिटेल्स, और जो अकाउंट्स भेजे हैं जो प्रिंसिपल को अकाउंट प्रोवाइड किए हैं आपने, और उस पर जो टैक्स बात समझ में आती है बात। ये एजेंट और शायद यही वाली बातें लिखी हैं। देखो सबसे पहले क्या है? ऑथेंटिकेशन। क्या है? ऑथेंटिकेशन। फिर डिस्क्रिप्शन आपको बताना है गुड्स का, क्वांटिटी का, जहाँ जहाँ से यहाँ पर लिखा गया प्रिंसिपल के बिहाफ पे, अकाउंट्स और टैक्स पे, वो रिसीवर प्रोवाइड अलग अलग लिख दिया उन्होंने, तो आप भी अलग अलग लिख सकते हैं। क्या बात समझ? ये CA फाइनल के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, तो मेरे हिसाब से जब वो CA इंटरमीडिएट में पूछेंगे तो या तो 2 नंबर में एज इट इज पूछ लेंगे, या मार्क्स बढ़ सकते हैं इसको पूछने में, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर ज़्यादा है, वेटेज कम है। क्या ये बात समझ में आती है? आपके पास चैप्टर कम है। हाँ, आपको ज़्यादा लग रहे होंगे। अच्छा, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा है CA फाइनल का चैप्टर है? नहीं,
जब जिसको जो बात जहां पढ़ा था वो समझ में आ जाएगी। ऐसे तो नहीं सीए फाइनल में बढ़ जाओगे तो आपका जो माइंड है वो जो अपडेटेड वर्जन में हो जाएगा 2.0 नाउ, यही दिमाग है, वो एक चीजें बैठ के पढ़ोगे, क्या दिक्कत है उसमें। स्वाद रेस्टोरेंट है ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, क्या पढ़ा था अभी हमने, स्टॉक ऑफ गुड्स और डिटेल ऑफ टैक्स। स्काई भी वही है, ये लो मोबाइल स्ट्रेट कर रहा है, आपको क्या करना है, अच्छा नोट, चलो हटाओ। लास्ट, वेदर द ट्रांसपोर्टर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी रिकॉर्ड्स। यस, कौन से सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2, ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस के ओनर और ऑपरेटर को, और इसके यहाँ पर कंसाइनमेंट की डिटेल्स वगैरह क्या होती है वो सब आपको बताने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आंसर प्रोविजन कैसे लिखने नोट्स वो समझ में आ गया आपको, और उसके बेसिस पे आंसर लिखने हैं। पीडीएफ और ये दोनों शेयर कर दूंगा मैं आपको, सुंदर से नोट्स बनाना और इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आना है, आप लिख सकते। ऑथराइजेशन नहीं, ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं इससे। समझ में आती है बात, पक्का, ठीक, बंद कर देना भाई।